अंबाला जी भी जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उम्मीद करते हैं कि घर में सब लोग स्वस्थ हों पूरी तरीके से। और बाजार के जरा स्वास्थ्य के बारे में बताइए, ये कब स्वस्थ, मतलब स्वस्थ तो चल ही रहा है, खैर अब तो एफआईज भी लगातार बाय कर रहे हैं। आज जो हमारा चैट बॉक्स पे जो सवाल चल रहा है, जिसपे काफ़ी लोग वोट कर रहे हैं कि क्या 26,000 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब होगा निफ्टी, उसमें 63% मैम लोग कह रहे हैं कि हाँ, 30% लोग कह रहे हैं नहीं, और 8% लोग ये भी कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। आप किस तरफ हैं और आपको क्या लग रहा है? क्लोजिंग की बात आप कर रहे हैं तो क्लोजिंग कम्स फ्रॉम प्रोफेशनल्स, तो क्लोजिंग का डाउट है, क्लोजिंग नहीं होगी। यस, टेस्ट हो जाएगा। सिर्फ आज की बात कर रहे हैं तो मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इस हफ्ते की बात कर लें तो चांसेस बनते हैं। तो 26,000 आज तो वैसे तो क्रॉस कर ही गया है मैम, अब क्या मतलब वैसे तो जी ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क है सिर्फ 100 पॉइंट का। इट्स लाइक कि क्लोजिंग की बात की आपने, ऐसा ट्रेड लेवल टच होगा कि नहीं वो नहीं। अब क्लोजिंग में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि अगर किसी भी, और 26,000 इज लाइक रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस इमीडिएट जो है वो है, क्योंकि जैसे ही ये 26,100 26,200 के ऊपर एक सिग्निफिकेंट क्लोजिंग मिलने लगेगी, फिर बातें होंगी 27,000 की। तो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि ब्रीच हो जाए तो इसके ऊपर एक नई हाइस फिर बनने की शुरुआत वापस होगी, तो थोड़ा सा समय लगेगा, जस्ट इतना ही है। ठीक है। इस बीच आपको बता दें, आज कोशिश करेंगे 10 मिनट का अपना एक छोटा सा सेगमेंट सिल्वर को लेकर के दोबारा करने की। काफ़ी लोगों की कल क्वेरीज आ रही थी कि सर वो एक बार फिर से जो है करिए इस पर जो है बातचीत, इधर आपने 2 दिन से नहीं किए। तो आज सर, अंशुल सर और अंबाला मैम बीच में अभी 1-2 मिनट पे 1-2 दर्शकों की टिप्पणियाँ लेकर के इस पर जो है दोबारा आज थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन 1-2 दर्शकों की टिप्पणियाँ ले लेते हैं, वो थोड़ा सा आवश्यक है। उसके बाद से एक एक करके तमाम सेगमेंट्स पे बातचीत करेंगे। मनीष शाह जी का सवाल आया अंशुल सर के लिए, कह रहे हैं क्वेश्चन इज फॉर अंशुल सर। मोरपेन लैब को लेकर के 61 का उन्होंने खरीदा हुआ है और जानना चाह रहे हैं कि ये टारगेट जो है, मुझे क्या टारगेट रखने चाहिए। अभी सर 40 रुपये पे आ गया है, काफ़ी ज़्यादा लॉस में है, आज 1.25% ऊपर है। पर मोरपेन लैब पे क्या सलाह देंगे आप मनीष जी को? देखिए सर, अगर आपको ये बाउंस बैक बाई करना है तो मैं आपको इससे अच्छा भी एक शेयर बता सकता हूं, और ये शेयर भी बता सकता हूं, लेकिन फिर वही जो है, नया वाला है वो बता दीजिए सर, बहुत लोग जानना चाहेंगे ना अभी, मतलब। मैं ये बोल रहा हूँ सर, रिस्क थोड़ी सी इस टाइप के काउंटर में थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो या तो मैं चार्ट के माध्यम से पहले आपको रिस्क समझा दूं, क्योंकि समझ के करेंगे तो आप रिस्क मैनेज करेंगे, एकदम ब्लाइंड बाई करेंगे तो फिर आप कभी रिस्क मैनेज नहीं कर पाएंगे। सर जी, तो मैं दोनों चीज आपको, अगर मेरा चार्ट दिखे तो बताइए सर, मैं आपको समझा देता हूं। जी आ गया सर। देखिए, इनका सवाल है मोरपेन लैब पे। मोरपेन लैब पे आप देखिए, ये जो 2 बेरिश एफवीजी वीकली चार्ट पे थे, बॉटम लेफ्ट पे अगर आपको दिख रहा हो, इसको बड़ा कर देता हूं, दिख रहा है सर जी। ये 2 बेरिश एफवीजी थे जहां से सेलिंग होनी चाहिए थी और नया हाई आना चाहिए था। अब यहाँ पे कोई भी बेरिश एफवीजी का रेस्पेक्ट नहीं हुआ और ये क्रॉस हो रहा है। यही चीज हमने सिल्वर में देखी थी कि बेरिश एफवीजी रेस्पेक्ट हुआ, नया लो बना, यहाँ डिसरेस्पेक्ट होना स्टार्ट हुआ। तो अब अगला अनमिटिगेटेड लेवल ये बचा है, जो ग्रीन बॉक्स आपको दिख रहा है 45। तो यहां तक स्टॉक आराम से बाउंस बैक कर सकता है, और यही आप देख रहे हैं ब्रेकडाउन पॉइंट भी था। इसके नीचे मैं बार बार सेल बता रहा था कि आपको 47 के नीचे निकल जाना है, कम से कम ये वाला लो टेस्ट होगा और आइडियली हम उसको एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज निकल रही है, बाउंस बैक करना चाहिए। बाउंस बैक में एक बार अटक सकता है 20 वीक मूविंग एवरेज 42.66 तक, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर सीधा 50 वीक मूविंग एवरेज 50 रुपए तक आ सकता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम जाके कहां आती है कि कोई न्यूज ट्रिगर या ऐसी कोई चीज नहीं है कि बहुत जल्दी से मोमेंटम बन जाए। तो अगर आपको बॉटम बाउंस करना होता है तो पहले छोटे शेयर पकड़िए जहां पे मार्केट कैप कम हो, छोटा मार्केट कैप हो, कोई ना कोई न्यूज ट्रिगर हो। तो कल ही मैं पढ़ रहा था एससीपीसी के बारे में। एससीपीसी को 350 करोड़ का कुछ स्मार्ट मीटर का ऑर्डर मिला है, और आपको याद होगा स्मार्ट मीटर के ऑर्डर जब जब जिस कंपनी को मिले हैं 2 से 3 हफ्ते में अच्छी मूव आई है। सिमिलर चीज आप देख रहे हैं एससीपीसी में। जो मिसिंग है मोरपेन लैब में वो एससीपीसी में है। यहाँ पे ये बेरिश एफवीजी, ये बेरिश एफवीजी, ये बेरिश एफवीजी, तीनों को कोई भी फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला। और बेहतरीन चीज जो बन रही है, ये बुलिश एफवीजी बन रहा है, वो भी इस गैप के साथ। तो एक तो ऑर्डर मिला है तो पॉजिटिव ट्रिगर है, 10-20 वीक मूविंग एवरेज दोनों पे आके कोई सेलिंग नहीं मिल रही है, बेरिश एफवीजी क्रॉस हो रहा है,
लंबी फॉल के बाद रिवर्स कर रहा है तो 50 वीक मूविंग एवरेज 12 रुपए 90 पैसे का टारगेट आराम से खुलता है। तो अगर आपको बॉटम बाउंस करना है, आपको एसीपीसी ट्राई करना चाहिए। 9 रुपए 80 पैसे में लेंगे, 9 रुपए 30 पैसे यानी 50 पैसे का करीब का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर अगर चला तो 12 रुपए 50 पैसे का आपका टारगेट खुल जाएगा। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड भी पकड़ूं तो रिस्क रिवॉर्ड आपका कितना बनता है, अगर मैं इसको लो पे पकड़ूं, रिस्क और रिवॉर्ड यहां से पकड़ूं तो आप पकड़ लो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड बनता है। तो एनी डे अगर बाउंस बैक प्ले करना है तो मोरपेन लैब की जगह मैं एसीपीसी में बाउंस बैक प्ले कर जाऊंगा। 1:4.5 का रिस्क रिवॉर्ड है, 9 रुपए 80 पैसे में बाई, 9 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस, 9 रुपए 29 पैसे का स्टॉप लॉस और 12 रुपए 10 पैसे का बेयर मिनिमम टारगेट। अगर ये निकला तो 50% रिट्रेसमेंट 15 रुपए 57 पैसे का। यहाँ पे एक सवाल आपका आना चाहिए था जो नहीं आया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आएगा, कि अनमिटिगेटेड लेवल तो इतना ऊपर है तो 19 रुपए का टारगेट क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि आपने मोरपेन लैब में अनमिटिगेटेड लेवल की बात की थी। तो यहाँ पे दो बड़े रेजिस्टेंस है, पहला 50 वीक मूविंग एवरेज 12.10 पे, तो हम पिलर टू पोस्ट चलेंगे 12.10 के आसपास। जब आगे यहाँ कंसोलिडेट करना स्टार्ट करेगा तब फिर हम 50% रिट्रेसमेंट के लिए खेलेंगे 15, और जब ये निकलेगा तो फिर हम इस लेवल तक खेलेंगे। तो हमारी नजर इस पे है, बट हम स्टेप फैशन में चलेंगे। तो अगर आपको मोरपेन लैब ही प्ले करना है तो आई वुड सजेस्ट मोरपेन लैब की जगह आप एसीपीसी प्ले कर लीजिए, उसमें ज्यादा अच्छा बाउंस बैक दिख रहा है, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिल रहा है। चलिए ये बात यहाँ पर एससीपीसी को जरा लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, लेकिन इस सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से मैं समझना इस तरीके से चाहूंगा माफ कीजिएगा, आपने कहा जिनको मोरपेन लैब खेलना ही है वो एसजीपीसी पे जा सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है मोरपेन लैब नहीं लेना है, फिर भी क्या एसजीपीसी ले सकते हैं करंट लेवल के करंट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। जिस तरीके से 5 दिन में 16% भागा है, 12 रुपये 30 पैसे 12 रुपये 50 पैसे के टारगेट के साथ 9 रुपये 30 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, क्या यहाँ पर वो लोग जो कि मोरपेन लैब में इंटरेस्टेड नहीं है वो भी क्या ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रेड लेना चाहिए सर। मैं यहाँ दूसरी चीज भी आपको दिखा दूं, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, जो लोग इंडिकेटर रीड करते हैं, अगर आप इंडिकेटर भी रीड करते हैं तो आप आरएसआई पे देखिए डबल बॉटम बन के, डबल बॉटम का यहाँ पे आरएसआई का ब्रेकआउट आ रहा है। अगर आप केवल इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हैं तो आपका आरएसआई पे भी डबल बॉटम बन के ब्रेकआउट आ रहा है, और ये वर्टिकल स्ट्रेंथ है, नीचे से वॉल्यूम है, एफईजी बुलिश फॉर्मेशन है, हर लिहाज से आप देखेंगे फ्रेश ट्रेड बनता है 12 रुपए 10 पैसे का, 1:4.1 का रिस्क रिवॉर्ड है। ये ट्रेड नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? अब अगर आप 1 रुपए की रिस्क ले रहे हैं, सामने 4 रुपए मिल रहा है, अगले 1-1 रुपए के 4 स्टॉप लॉस आपके फंड हो रहा है, तो इस टाइप के जब हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स आते हैं आपको लेना चाहिए। फिर वहां पे वही है कि रिस्क मैनेज आपको ढंग से करना है, 1% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा की रिस्क नहीं लेनी है, ताकि आप आगे सरवाइव कर सकें ऐसे और 10-20 ट्रेड लेने के लिए। ये बात यहाँ पर नजर रखिए एससीपीसी को लेकर के। जी कुछ कह रहे हैं? चार्ट दिख रहा है, अगर सिल्वर भी करना है तो कर वो अभी 2 मिनट रुक जाइए सर, पहले जो है ना एक एक करके फिर जो है आते हैं। 9 रुपये 82 पैसे का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों दिखा दीजिए। 9 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस, 12 रुपये 30 पैसे 12 रुपये 50 पैसे के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, और ये मोमेंटम यहाँ पर अब एक समय 3.5% नीचे था और अब 2.25% की गिरावट रह गई है। 9 रुपये 85 पैसे का लेवल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे अंकित हम कर सकें, चलिए तो खैर लगता है कुछ समय लग रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है। चलिए इस बीच 9 रुपये 85 पैसे का लेवल यहाँ पर ध्यान रखिए अभी देखने को मिल रहा है। 9.30 का स्टॉप लॉस दिया गया है, 12.30 12.50 तक के टारगेट अभी के लिए दिए गए। दोबारा वो लेवल आएंगे तो एक बार फिर से अंशुल जी से पूछ लेंगे कि क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें या फिर आगे के जो लेवल्स वो सजेस्ट कर रहे हैं उसकी तरफ भी फोकस करना चाहिए। तो एससीपीसी पे रखें नज़र। चलिए 1-2 काउंटर्स और नज़र डालते हैं, फिर हम लोग अपनी सिल्वर की बात करनी शुरू करेंगे। रिया गुप्ता जी जानना चाह रही है अंबाला मैम आपसे कि वीएसटी इंडस्ट्रीज़ में क्या करें, अभी होल्ड करें या सेल? रिया जी को करें, अंबाला मैम की कॉल थी, तो मैम जरा बताइए अभी वीएसटी इंडस्ट्रीज़ पे क्या करना चाहिए? होल्ड कर लीजिए, नीचे जाकर के वापस इसने बाउंस कर लिया है तो प्राइस क्लोज नहीं हुआ, तो फिलहाल होल्ड करिए। एंड पॉसिबली अगर आज आपको 245 दिख जाए तो 50 का वेट मत करो। 50 मैंने एक अर्ली बुकिंग लेवल दिया था 15% के रिटर्न के हिसाब से, तो फिलहाल 445 के आसपास 245 के आसपास निकल जाएगा। आज के इंट्राडे में चांसेस है हिट हो जाए, तब प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बट बाकी जो स्विंग में है वो लोग अभी भी कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। जी चलिए, तो ये बात वीएसटी इंडस्ट्रीज़ को लेकर के आ रही है। और इसके अलावा जो है हमारे पास
जो है हिंदुस्तान जिंक की टारगेट, ये अभी हम लोग जब अलग अलग सेगमेंट्स करेंगे सर तो उस पर बातचीत कर लेंगे। लेकिन इस बीच एक टिप्पणी जो है आ रही है टाटा स्टील को लेकर के, ये सब भी ऐसा उस ज़्यादातर वो सवाल आ रहे हैं जो कि अभी हमको आगे डिस्कस करने हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं, वो है जीएमडीसी को, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अंशुल सर देखिए जरा, जीएमडीसी कह रहे हैं कि क्या ये 680 के आसपास जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी क्या संभावनाएं लग रही हैं? जीएमडीसी कैसा लग रहा है सर अभी के भाव को देखते हुए? 594 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा देखिए, जीएमडीसी के साथ अभी अमला मैडम के लिए जो सवाल आया था वीएसटी इंडस्ट्री का, मैं दोनों चीज कवर कर लेता हूँ। चाहे वो अंबाला मैडम हो, चाहे रचित हो, चाहे प्रदीप हो, मैं हूं, या कोई भी एनालिस्ट आ रहा है, पहले एक चीज समझ लीजिए, कोई भी 100% सही नहीं होता। हर कोई 60, कोई 60, कोई 70, कोई 65% सही होता है। आप पैसा तभी कमा पाएंगे जब आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। तो चाहे वो अंबाला मैडम कॉल दे रही हो, मैं दे रहा हूं, या कोई भी दे रहा हो, आपको अपनी रिस्क मैनेज करनी है तो 1% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा किसी भी कॉल पे रिस्क नहीं लेनी है। भले स्टॉप लॉस कटेगा तो आपके पास 99% कैपिटल बचेगी ना नया ट्रेड करने के लिए। तो वही अगर अंबाला मैडम को स्टॉप लॉस कटा है तो वही आगे दूसरा कॉल दे देंगे जिसमें आप प्रॉफिट कमा लोगे 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड में, आपका लॉस भी कवर हो जाएगा, प्रॉफिट में भी आ जाओगे। एक ही में पूरी कैपिटल डाल दोगे तो मर जाओगे। तो वही चीज हो रही जीएमडीसी में। 618 के पास कल भी डिस्कस हो रहा था कि स्ट्रगल कर रहा है डिसाइसिवली, 618 630 के ऊपर क्लोज करे तो 700 और 800 का टारगेट खुले, नहीं करेगा तो फिर एक बार पुल बैक देगा। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स को बाई ऑन डिप मिलेगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो महंगा खरीदिए, 630 के ऊपर डिसाइसिवली टिक जाने दीजिए, महंगा खरीदिए और महंगा 700 भी बिकेगा और महंगा 800 भी बिकेगा, लेकिन 618 के नीचे सस्ता होता रहेगा। और ये सस्ता वैल्यू इन्वेस्टर का मौका है, ट्रेडर का मौका नहीं है, क्योंकि ट्रेडर को तो छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, वो कटता जाएगा। 618 के नीचे आप कुछ भी स्टॉप लॉस लगाएंगे वो कटता जाएगा। तो पहले डिसाइड कर लीजिए आप ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर हैं तो डिप पे ऐड कीजिए, 540 तक डिप मिलती है तो एडिंग का मौका है। ट्रेडर है तो 630 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है अलग पे हो जाइए, इससे वॉच लिस्ट पे बना के रखिए, अलर्ट लगा लीजिए 630 क्लोजिंग का, इसके ऊपर क्लोज करे तो फिर लॉन्ग कीजिएगा। और किसी भी ट्रेड पे 1% की कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। मैंने आपके चैनल पे भी क्वांटिटी कैलकुलेटर का सिस्टम बताया हुआ है कि 1% रिस्क लेके कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट होती है, उसको यूज करना स्टार्ट कीजिए। चलिए ठीक, चलिए फटाफट जरा 10 मिनट में हम लोग बातचीत कर लेते हैं सिल्वर ईटीएफ्स को लेकर के। सिल्वर ईटीएफ्स को अच्छा मैम कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं पहले बता दी। ट्रेड है, एक क्या 3-4 ट्रेड है, लेकिन पहले प्रीकॉल लिमिटेड से शुरू करते हैं। अभी अभी हमने मेंबर्स को भी रिकमेंडेशन दे दी है, अब लेट हो जाएगा दवाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए, ट्रेड तो पहली प्रायोरिटी जी। ओके, सो प्रीकॉल लिमिटेड अभी हम लोग 600 से 610 बोला था, 614 आ गया, बट 600 से 615 की रेंज में बाय ले सकते हैं। एंड टारगेट जो है यहाँ पर इंट्राडे का टारगेट मैं 650 देख रही हूँ, बट एक स्विंग टर्म के हिसाब से, मतलब 2 महीने के हिसाब से अगर मैं टारगेट देखूं तो 650 से लेकर के 710 जो हफ्ते भर का टारगेट लगता है, बाकी 800 तक भी स्ट्रेच हो सकता है। और स्टॉप लॉस इसमें छोटा ही है, सिर्फ 550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये जो दिए हुए टारगेट्स है इसको हम लोग चेस कर सकते हैं। तो प्रीकॉल लिमिटेड इट्स अ कॉल। चलिए स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, मैं पहले जरा एक बार दर्शकों को बता देते हैं, फिर अगली कॉल पे जरा आते हैं। प्रीकॉल लिमिटेड पे जो है आजकल पूरा ऑटो इंसलरी का जो पैक है ना, उसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज ऑटो वैसे भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रीकॉल पे रखिए नजर, एक बार स्क्रीन पर शेयर तो दिखा दीजिए। चलिए 650 750 800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 614 615 के आसपास ट्रेड करता हुआ। स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर 550 का, 550 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है, 5.5% ऊपर। लेकिन अंबाला मैम का मानना है कि ये रफ्तार अभी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। 650 जो है और 800। मैम सेव आपने टारगेट, दूसरा टारगेट क्या दिया है, वो बदल रहे हैं तो जरा एक बार कंफर्मेशन हो जाए जी। 650 710 800। अच्छा ठीक है, 650 710 ठीक है। तो 650 710 800 के टारगेट जो है वो बिल्कुल सही है, नोट डाउन कर लीजिए स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को। तो दूसरा ट्रेड आज का आ चुका है। एक ट्रेड और मैम, कौन सा दूसरा ट्रेड कौन सा है? थोड़ा सा इस बजाज फिनसर्व, जो कि अभी हम लोग 2000 से लेकर के 2030 के भाव की इस रेंज में खरीद के कम से कम हफ्ते 2-3 दिन का व्यू है ये कम से कम, जिसमें पहले टारगेट 2-3 दिन के हिसाब से 2150 रहेगा। बाकी अगर आपको एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है तो 2500 तक का भाव इसमें आ जाएगा। तो 2 तरह से ट्रेड करना है, या तो स्विंग में 1-2 दिन का व्यू लेके, या फिर 2500 का भाव जो कि 3 महीने 4 महीने के हिसाब से आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस बजाज फिनसर्व में
1870 का होगा, और ये आप चाहे ट्रेड कर रहे हो या फिर आप मिड टर्म का इन्वेस्टमेंट, दोनों के लिए स्टॉप लॉस यही रहेगा बजाज फिनसर्व। चलिए 1870 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है यहाँ पर बजाज फिनसर्व में। अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, 2-4 दिन का, 1 हफ्ते का नज़रिया है, तो फिर यहाँ पे आपके लिए जो टारगेट है 2150 के 2150 रुपये का टारगेट रखिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस 1870 का रखना होगा। हाँ, अगर आपका नज़रिया मिड टर्म का है तो 2500 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस दोनों के लिए ही सेम जो है यहाँ पर निकल करके आता हुआ। तो ये राय जो है बजाज फिनसर्व पे निकल के आ रही है। 2030 का लेवल अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। नज़र रखिए 2150, 2500 के टारगेट, 1870 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 3 ट्रेड हो गए हैं, तीनों को एक बार दिखा देते हैं। काफ़ी लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एससीपीसी आज का पहला ट्रेड था अंशुल जी की तरफ से, जहां पर कि उनका मानना ये 12 रुपये 50 पैसे तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 9 रुपये 30 पैसे का उन्होंने स्टॉप लॉस दिया था। तो वो एससीपीसी पे पहले जरा एससीपीसी दिखा देते। चलिए ठीक है, तो पहले प्रिकॉल दिखा दीजिए। प्रिकॉल पे खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस 550 का रखिए यहाँ पर। 650 और 800 के टारगेट, 710 के पहले टारगेट जो है यहाँ पर निकल के आते हुए। अगली कॉल जो है निकल के आ जाइए स्क्रीन पर जरा। वहाँ पर एससीपीसी पे खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट 12 रुपये 50 पैसे। शेयर तो दिखा दीजिए गुरुदेव। तो 12 रुपये 50 पैसे का लक्ष्य यहाँ पर। 9 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर रखने की सलाह है। शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। बजाज फिनसर्व में 2150 का पहला टारगेट है और 1870 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह जो है दी जा रही है। तो ये 3 ट्रेड है। इस बीच 2000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ दर्शकों की संख्या लाइव जो है जुड़ी हुई है। इस पर रखिए आप लोग नज़र। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है, हम अपना सेगमेंट शुरू करें, जितने ज़्यादा हो सके लोगों तक लिंक को पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। अपने फेसबुक में लिंक लगाइए, अपने ट्विटर पे जिसे एक्स के नाम से जाना जाता है उसको आप वहाँ पे शेयर कीजिए लिंक को। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अपने दोस्तों को, परिवार के लोगों को भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेगमेंट, जिसपे कि हम बात कर रहे थे कि आज थोड़ी सी बात करेंगे जो है सिल्वर को लेकर के। तो अंशुल सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे। सिल्वर में आज थोड़ी सी रिकवरी है, कई लोगों की क्वेरी है कहाँ तक जा सकता है इस रिकवरी में, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सिल्वर ईटीएफ्स को लेकर के। और पहले सिल्वर के प्राइसेस पर एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज करीब 2-2.5% की रिकवरी देखने को मिल रही है जी। सर आवाज थोड़ी सी आपकी माफ कीजिए। सर सिल्वर में 83 के जोन से सेलिंग आनी चाहिए थी। $83 के आसपास से सिल्वर फ्यूचर्स में, वहां से सेलिंग नहीं आई है। तो जब सेलिंग नहीं आई है तो जो अभी हमने एससीपीसी और इस पे कौन सा था मोरपेन लैब पे डिस्कस किया है कि जब एक जोन से सेलिंग नहीं आती है तो अगला जोन आता है रेजिस्टेंस का। अगला जोन ऑफ रेजिस्टेंस सिल्वर पे आता है आपका $87.64 के आसपास। यानी अब अगर यहां से 83 क्रॉस होता है, अभी $82.22 चल रहा है, $83 क्रॉस होता है तो फिर एक $4 से $5 की तेजी रहेगी $87 तक की। तो अगर ईटीएफ्स अगर आपके पास हैं तो $87 तक के, वहां से जैसे बेरिश एविडेंस दिखना स्टार्ट होगा हम वापस से शॉर्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। 59 अपना टारगेट था, 63.9 तक का लो बन चुका है। यहां से चॉपीनेस बढ़ती हुई दिखेगी। फील्ड ब्रेकआउट्स और फील्ड ब्रेकडाउन्स दोनों की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, बट 87 के ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है। 82.2 चल रहा है। 83 से 87 के बीच में जहां भी बेरिश एविडेंस दिखेगा हम वापस से सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो वापस जो लो बने हैं वो रीटेस्ट होने की संभावना है। तो अब अगर एमसी एक्सप्रेस को कन्वर्ट करेंगे यहाँ से $5 की तेजी 90 रुपीज के हिसाब से अगर मैं पकड़ूं, 14-14.5 रुपए यहाँ से तेज हो सकता है, वहां से वापस से सेलिंग आती हुई दिखेगी। ठीक। अच्छा, और किसी का भी अगर सवाल हो ना ईटीएफ वगैरह को लेकर के तो आप अभी पूछ लीजिए, बाद में फिर जो है हम जो है इस प्रश्नों पर बातचीत नहीं करेंगे, अभी फटाफट कर लेते हैं। तो आप अगर आपके सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ को लेकर कोई टिप्पणी हो तो बिल्कुल ले सकते हैं, अभी सवाल ले लेंगे। मैम अंबाला मैम, पहले सिल्वर पे बात कर रहे हैं, तो सिल्वर पे आपकी राय क्या होगी? थोड़ी सी जो रिकवरी आई है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हायर लेवल पे एंट्री तो कर ली है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें ईटीएफ्स को लेकर के भी और तमाम चीज़ों को लेकर के। कुछ लोग फिजिकली भी मतलब काफ़ी पोजीशन बनाई लोगों ने, डिजिटल में बनाई। आपका व्यू क्या है अभी सिल्वर को लेकर के? सिल्वर
अगर सिर्फ ट्रेड के हिसाब से देख रहे हो तो भर भर के और खरीदने की कोशिश फिलहाल मत करिए। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने ईटीएफ खरीद के रखे हैं, ईटीएफ का मतलब ही है इन्वेस्टमेंट। अगर वो माइंडसेट नहीं था तो उसको चेंज कर लो, बदल लो उस माइंडसेट को कि ये इन्वेस्टमेंट ही है, एंड होल्ड इट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ऊपर जाने के बाद वो वाला एक मूव तो हो चुका है, बट स्टिल एक बार वापस ऊपर जाने के बाद एज क्लोज टू, अगर जितना आपका सिल्वर आपका 2.25 के आसपास आपको दिख जाए तो वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल अभी 2,55,000 के आसपास अभी आ गया है, मतलब मैं मार्च फ्यूचर को एक रेफर कर रही हूँ फिलहाल के लिए। 250 के ऊपर 255 के आसपास में अभी आ गया है। तो यहां से अगर आपको एक व्यू बनाना है कि हमारा पैसा लगा है बट आगे की स्ट्रेटेजी कैसे तैयार करें, सो इन्वेस्टर हो तो 2.25 के आसपास में और एडिशन कर सकते हो। और बिल्कुल मतलब इसमें कोई करे कि नहीं करे वाला सवाल नहीं होना चाहिए। इसकी डिमांड है, सप्लाई कंस्टेंट है और ये मजबूती के साथ आगे अगले 1 से 1.5 साल और चलने वाला है। तो उस नजरिए के साथ आप निचले भाव पर और खरीद सकते हैं, और जब तक वो भाव आता नहीं उससे पहले ऐड करो मत। और बाकी फिलहाल अगर आप फ्रेश लॉन्ग के बारे में सोच रहे हैं देन वेट, उससे पहले बाय नहीं करना है। तो डरने की जरूरत मुझे नहीं लगती। बुलियंस में स्पेसिफिकली पुराना समय अलग था, उस समय डी डॉलराइजेशन की बातें नहीं होती थी, इस समय हो रही हैं। उस समय आपके दूसरी बातें या फिर आपके इतना ईवी रिन्यूएबल एनर्जी की बातें नहीं होती थी, ग्लोबल वार्मिंग के कंसर्न्स जो होते थे उतने नहीं बात होती थी, अब हो रही है। तो समय प्राइस चार्ट है, समय के जो सेंटिमेंट से थोड़े से अलग हैं, तो इसलिए होल्ड कर लो अपनी पोजीशंस को, सस्ते में मत निकालो। सस्ते में मत निकालो, ये कहना है अंबाला मैम का। अंशुल जी का कहना है कि अभी नई खरीदारी मत करो। बेचना कहाँ है ये हम बताएंगे। लेकिन अंशुल सर, यहाँ पर थोड़ा सा आप दोनों के व्यूज़ जो है वो थोड़े से अलग अलग होते हुए अच्छे भी बात भी है, होने भी चाहिए। तो आप ये थ्योरी से कितने सहमत हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इतिहास हर बार अपने आप को दोहराए, परिस्थितियाँ कई बार बदलती हैं? क्या व्यू पॉइंट है आपका? सर देखिए, अब वही चीज है ना कि मैं मतलब महिंद्रा की कार खरीदने की सोच रहा था, तो इस पे मैंने काफी अच्छी रिसर्च की थी। 59 kWA की बैटरी उसमें आने वाली थी, क्योंकि यहाँ से जबलपुर जाने का मतलब है 500 किलोमीटर की रेंज। ईवी की रेंज आती है 250-300 किलोमीटर की। तो हम उस पे देख रहे थे कि उस 700 किलोमीटर की रेंज उसकी 69 kWA वाली बैटरी पे आ रही। अब उसमें जितनी चांदी लगनी है, अब चांदी के भाव ही 4 गुना हो गए हैं, तो अब अगर उसमें 10 किलो भी लगना है, बैटरी का भाव इतना बढ़ जाएगा कि कार के भाव इतने बढ़ जाएंगे कि फिर वो अनअफोर्डेबल हो जाएगी। तो एट वन पॉइंट इन टाइम जाके इंडस्ट्रियल, और रिपोर्ट भी आ रही थी कि इंडस्ट्रियल यूज जितना था 14-15% के आसपास उतना ही है, कोई इंडस्ट्रियल यूज बढ़ा नहीं है। तो स्पेक्युलेटिव बाइंग थी, जहां पे जाके बाइंग क्लाइमेक्स बनता है। तो आई बिलीव कि बाइंग क्लाइमेक्स बन चुका है। आपको इधर उधर के बाउंस मिलते रहेंगे, बट डोमिनेंट ट्रेंड $59 तक नीचे का रहेगा। 63.9 हम टेस्ट कर लिए, एक बार $59 टेस्ट करने आएंगे तो उसके बाद वापस से बेस बनाएगा, यूफोरिया खत्म होगा और वापस से फिर अप मूव रिज्यूम होगा। बट इस पूरे में अब जैसे आज ही एचईजी में वापस से आप देखिए मुंह के बल ब्रेकआउट फेल हुआ है। एचईजी में बाइंग क्लाइमेक्स 2018 में हुआ था। मैं रोज मना करता हूँ कि एचईजी के ब्रेकआउट्स मत प्ले करो। आप आज एचईजी का चार्ट देखो, इसमें वीकली चार्ट पे 63 हफ्ते का कप एंडल पैटर्न बनाता है। इतने सवाल कि अब ये चांद तक चला जाएगा। आप देखो आज वर्टिकली फेल हुआ, 640 का ब्रेकआउट फेल हुआ, 509 तक गया, आज भी ऊपर खुला 600 और अभी खड़ा है 537। तो बाउंस बैक जरूर आपको मिलते रहेंगे, टुवर्ड्स नेकलाइन पैटर्न्स बनते रहेंगे, बट इवेंचुअली सेलिंग प्रेशर हावी रहेगा। तो सिल्वर बीइंग सिल्वर, मतलब एक सिल्वर का दूसरा नाम है डेविल्स डार्लिंग। अगर जो कमोडिटीज पढ़ते हैं, सिल्वर को डेविल्स डार्लिंग भी कहा जाता है, जहां पे अच्छे हेज फंड स्पेकुलेटिव में साफ हो जाते हैं। तो एज ए रिटेल ट्रेडर एटलीस्ट मेरे बस की बात तो नहीं है कि मैं इतने वोलेटाइल माहौल में स्पेकुलेट भी करने आऊं। मैं $83 अगर क्रॉस हुआ तो $87 पे सेलिंग करने की कोशिश करूंगा, बट डोमिनेंट ट्रेंड नीचे का है, मैं सेलिंग ही करने की कोशिश करूंगा। तो बीइंग अभी आप इसके बजट के पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि रेलवे डिफेंस बेच देना चाहिए। आप देखो इतना सब बातें हुई, लेकिन HAL देखो आप 4600 से आ गया ना 3950, फिर अभी बाउंस बैक में 4100 आया, कुछ दिन बाद फिर 3800 मिल जाएगा। तो इतिहास दोहराता है थोड़ा सा। प्राइस पैटर्न हमेशा सेम नहीं होता, नहीं तो एल्गो बन जाते ट्रेड करने के लिए, फिर आपके इमोशंस कहां से आते। तो इमोशनल्स जो इमोशन होते हैं, साइकोलॉजी होती है क्राउड की, वो चेंज नहीं होती है। थोड़ा अंतर होता है चार्ट पे। अगर आप बेसिक चार्ट रीडिंग सीख जाएंगे
वो अंतर स्पॉट करना सीख जाएंगे। बट एक क्लाइमेटिक मूव के बाद एक बड़ी डाउन मूव आती है। पहली राउंड खत्म हुई है, दूसरी राउंड में पुल बैक आया है, चॉपीनेस आएगी, थर्ड राउंड ऑफ डाउन मूव आएगी। तो चॉपीनेस में चॉप होने की जगह क्लियर कट जब ब्रेकडाउन मिलेगा, आप सिल्वर बेच लेना, आपको नीचे $59 मिल जाएगा। तो वेट फॉर ए ट्रेड, पेशेंसली ट्रेड के लिए वेट करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन डाउनसाइड का ट्रेड मिलेगा। ठीक। चलिए, तो अभी करें तो करें क्या? अब बहुत लोग ये कमेंट करेंगे कि मैं अंबाला मैम ने कुछ और बोला, अंशुल जी कुछ और बोले, तो किसी एक राय को तो आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। अंबाला जी, अभी के लिहाज से SBI सिल्वर ETF इन्वेस्टमेंट की बात तो अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई जो लोग जिनको ने बेटी की शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, आगे की फ्यूचर के प्लान के लिए ले रखा है, तो वो तो ठीक है, बने रहे। मुस्कुरा रही हैं आप, लेकिन ये है कि मेरा सवाल ज़्यादातर उन लोगों के लिए ज़रूर रहता है जो कि ट्रेडर्स हैं खास तौर से, और उन्होंने किया है ऐसा। ठीक है, ETF में इन्वेस्टमेंट ही होता है, ये हम लगातार अपने आप भी बता रही हैं, हम भी बताते रहते हैं, जो हमारा 4 बजे का शो है सिप के टिप में। लेकिन जब मोमेंटम बनता है तो बहुत लोगों ने इसमें ट्रेडिंग की है, अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग फंस गए हैं, उनके लिए अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सवाल अब ये है कि क्या वो लोग होल्ड करके बैठे रहें, इन्वेस्टर बन जाए, या फिर एवरेज करनी चाहिए, अभी भी अपनी SIP कंटिन्यू करें 2-4 महीने के लिए। नज़रिया सिर्फ मैं 2-4 की महीने की बात कर रहा हूँ, बहुत लंबी अवधि की नहीं। अभी क्या करें? 2-4 महीने अगर आपको सिर्फ SBI सिल्वर ETF का व्यू लेके चल रहे तो मैं भाव बता सकती हूँ एब्सोल्यूट चार्ट पर कि क्या क्या लगता है। और मैंने आपको ना एक ट्रेड दिया है, निफ्टी का मैसेज किया है। पहले जरा आप उसको बता दीजिए फिर, ठीक है? इसी में उसको भी डिस्कस ऑप्शन है वो मिस हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बताइए। तो अभी 249 पर ही आ गया है SBI सिल्वर, और यहाँ से क्लियर कट में अगर आपका ट्रेड का ही व्यू है, सिर्फ 3 महीने का मान लेते हैं हम कि आपका 3 महीने का नजरिया क्या होना चाहिए। सो फॉर 3 मंथ्स 220 पर एक बार आएगा, और अभी 250। वो कॉल ऑप्शन बताने वाली थी, क्या हुआ उसका? उसकी बात कर रहे हैं क्या? ये निफ्टी का कॉल है जिसमें 26,000 की कॉल ऑप्शन। पहले वो दे देते हैं तो बता दीजिए ना, 1 मिनट लगेगा जी। अच्छा, आई थॉट आपने इस पर नहीं, इसी में मैं कह रहा हूँ, इसी में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि फिर मिस हो जाएगी अपॉर्चुनिटी जी। ऑलराइट, निफ्टी का 26,000 का कॉल ऑप्शन है, ट्रेड है सिर्फ, और ये इसमें आप इसको स्विंग में लीजिए, इंट्राडे में नहीं। और यहाँ पर आप 26,000 का कॉल ऑप्शन 17 फरवरी का एक्सपायरी 110-120 के भाव पर खरीद सकते हैं, उसी रेंज में मिलेगा थोड़ी देर और। एंड जो पॉसिबल टारगेट है 200 रुपए से लेकर के अप टू एक मोमेंटम जो पूरे हफ्ते में होना है, पूरा मोमेंटम आपको 200 रुपए से लेकर के 250-400 रुपए तक के टारगेट स्पॉट चार्ट पर, प्रीमियम चार्ट पर आपको दिखेंगे। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 40 रुपए का मेंटेन करना है, तो एक अच्छा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। क्वांटिटी को कम करो, 100 रुपए वाली स्ट्राइक दी है, इसका मतलब ये नहीं कि भर भर के खरीदना है। इट्स अ डायरेक्शनल ट्रेड, पोजीशन को लिमिट करना, सस्ती स्ट्राइक है इसलिए भी, और डायरेक्शनल है, हेज नहीं है इसलिए भी। बाकी जो मूवमेंट होना है, जो हमने अभी सुबह बात की थी कि आज की क्लोजिंग 26 के नीचे हो सकती है, बट जो एक मूवमेंट है 26,200 के आसपास, जैसे ही प्राइस क्लोज हो जाएगा आज कल परसों, तो एक न्यू नॉर्मल होने की बातचीत हो जाएगी, क्योंकि 26,000 एक रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए। अब उसको हैंडल करने के लिए, उसको ट्रेड में, पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए ये ट्रेड आपके काम आ जाएगा। कमिंग बैक टू दी SBI सिल्वर, अभी जरा बता दें दर्शकों को एक बार फिर से, 26,000 की कॉल लेनी है 17 फरवरी की, जिसकी एक्सपायरी है। कहीं कोई दिक्कत हो अगर मेरे बताने में तो आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा। 17 फरवरी की 26,000 की कॉल निफ्टी की प्लस करनी है, आपको कॉल बाय करनी है 110-120 के आसपास, जो कि अभी चल रही है। स्टॉप लॉस आपको जो सजेस्ट किया गया है नोट डाउन कर लीजिए, बस हम कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के जरिए इसको दिखाने की। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 40 रुपये का, यहाँ पर 40 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। जो लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं वो 200-250 तक के लक्ष्य यहाँ पर आपको बताए गए हैं। 110-120 के आसपास अभी चल रही है। चलिए, तो ये कॉल ऑप्शन जो है, इसको अगर हम लिखित में कहीं दिखा सकें कि 26,000 की कॉल लेनी है 17 फरवरी की एक्सपायरी वाली, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। 110 से 120 के आसपास अभी चलती हुई दिखाई दे रही है। 200-250 के तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 40 का रखना होगा। तो रिकवरी आ रही है, देखते हैं कहाँ पर जाती है। जस मैम, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए सिल्वर ETF पे। ओके, तो SBI सिल्वर ETF का रेफरेंस मैंने लिया है, बाकी सबकी चाल लगभग एक सी होती है एक्सेप्ट अ फ्यू। फिलहाल SBI सिल्वर 249 के आसपास में है। एक सिंपल सा व्यू यहाँ पर सिर्फ इतना ही है विपुल जी कि ये 220 के आसपास आ सकता है। एंड अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं, अब ये 220 के आसपास आपको एक हफ्ते में मिले या एक महीने में, टाइम डिपेंड करता है, वहां पर आप एडिशन कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस कि आपको यहाँ पर
क्योंकि आपने रिस्क वैसे ही लिया है तो आपके भाव भी वैसे ही होंगे। तो 200 रुपए क्लोजिंग बेस शुड बी द स्टॉप लॉस। और यहाँ से एक पॉसिबल टारगेट आपके लिए, शॉर्ट टर्म का टारगेट भी आपको 3 महीने के नजरिए पर मैं बोल रही हूँ ये बात, आपके लिए पहला पॉसिबल टारगेट यहाँ पर 270 और 285 ही बनता है। इससे ज्यादा की पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं लगती। और ये मैंने सब कंडीशन सारी जैसा आज का माहौल है उसको मान के लिया है। अगर कुछ भी अलग होता है, मतलब कुछ स्वीट कंडीशंस बनती हैं कि हाँ, मतलब सब कुछ देख लिया इसमें, एज ऑन टुडेज कंडीशन इसमें ये पॉसिबिलिटीज है। तो एडिशन करना है तो 220 के आसपास ही, उससे पहले नहीं। स्टॉप लॉस क्लियर कट आपको 200 का मेंटेन करना है। 275 285 आर द टारगेट, जो कि डाउन द लाइन 3 मंथ के व्यू पर आने चाहिए। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए हमारे साथ एक और विशेष मेहमान अमित जैन भी जुड़ चुके हैं। अमित जी का भी बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संक्षिप्त टिप्पणी सर आपकी पहले सिल्वर ETF को लेकर के, थोड़ा सा जो है सबकी अलग अलग राय यहाँ पर निकल के आ रही है और अंशुल जी की और अंबाला जी की राय भिन्न है। आपकी राय क्या है? अभी जो लोग ट्रेडर्स हैं 2-4-6 महीने वाले हैं, उनके लिए व्यू क्या रहेगा आज की इस रिकवरी में? क्या सब ऊपर की तरफ क्या बेच के ही चलना है सिल्वर ETF? क्या व्यू है आपका? नहीं सर, बेच के नहीं चलना है। लोअर लेवल पे आए तो एड ऑन करना है। ओवरऑल ट्रेंड सेटअप साइडवेज लगता है। बाजार में बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद भी कम है और बहुत बढ़ जाए इसकी उम्मीद भी कम है। एक बार के लिए हम 2026 में $103 वापस टेस्ट कर सकते हैं, यानी 3.5 लाख रुपए के आसपास का MCX में भाव, और लोअर साइड में 1,85,000 रुपए भी टेस्ट कर सकते हैं। तो एक ये मोटी वोलेटिलिटी ये साल एक्सपेक्टेड है। लेकिन लोअर लेवल पे अगर डिप में मिलता है तो खरीदारी करके ही काम करना चाहिए। आज अब 8 दिन हो गया विपुल जी, बाजार नीचे स्टेबल है। अब खबरें और रीलें भी आने लगी ऐसी कि बड़े बड़े हेज फंड्स ने सिल्वर को बेचा हुआ है, होल्ड कर रहे हैं, $50 में कवर करेंगे, इस तरह की न्यूज स्प्रेड होने लग गई है। तो मेरा ये मानना है कि बाजार में अगर लोअर लेवल पे मिलता है तो उसको ऐड करते रहिए गोल्ड सिल्वर को। लेकिन थोड़ा पेनफुल टाइम कुछ महीनों के लिए रह सकता है, क्योंकि बाजार टाइम करेक्शन पे, और ये बातें पिछले 15-20 दिनों से मैं कह रहा हूँ। तो मतलब बेचना नहीं है, आप ये कह रहे हैं नीचे आए तो मतलब थोड़ा बाय करना है। सब्र करके रखना है विपुल जी, सब्र का बांध टूटने नहीं देना है। सब्र का बांध टूटने नहीं देना है। चलिए लास्ट कमेंट इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे यहाँ पर। अंशुल जी की लास्ट टिप्पणी। अंशुल जी, आज जो है आपके विपरीत थोड़ी सी दो राय है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? फाइनल कमेंट आपका। सर मैं 83 के ऊपर निकलता है तो $87 तक का वेट करूंगा, बट आई वुड बी ए सेलर एट 83 to 87 के बीच में। जहां भी बेरिश एविडेंस मिलेगा आई वुड बी ए सेलर। $59 का अभी भी टारगेट नहीं आया है, 63.9 का लो बना है, पुल बैक आ रहा है, पुल बैक के बाद फिर $59 आते हुए दिखेगा। तो आई वुड स्टिक टू माई व्यू। दूसरी चीज, 1 मिनट अगर आपके पास समय हो तो। हाँ बताइए जी सर। मेरा एक मित्र है, मतलब अब तो नहीं रहा, लीवर खराब होने से अब नहीं रहा, वो अत्यधिक शराब पीता था। तो एक दिन उसकी माताजी ने, उनके घर में एक डॉगी था, उसके सामने 2 कटोरे रखे, एक में दूध एक में शराब। तो जब शराब रखी तो उसने नहीं पी, और जब दूध रखा तो उसने पी लिया। तो माताजी ने पूछा कि मतलब समझे? तो मित्र ने जवाब दिया, हाँ, जो शराब नहीं पीता वो कुत्ता होता है। तो वही हाल है, मत हमारे भिन्न नहीं है। जो मेरा मत है वही अंबाला जी का है, वही लगभग अमित जी का है। अभी अंबाला जी ने भी बोला कि बेचना नहीं है, रुकिए, ऊपर मिलेगा। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि 83 निकला तो 87 मिलेगा, तो थोड़ा रुकिए। तुरंत बटन दबाने की जो एक खुजली रहती है ना मोबाइल की, मोबाइल को जेब में रखना सीखिए, क्योंकि ये मोबाइल खोला, तुरंत पैटर्न डाला और उंगली दबा दी बाई सेल की। इस आदत से थोड़ा सा बचेंगे तो, और थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, आपको मत लगभग सबका एक ही मिलेगा। हर कोई इस समय यहाँ से बाउंस बैक की बात कर रहा है, कोई बाउंस बैक के बाद और तेजी की बात कर रहा है, कोई बाउंस बैक के बाद मंदी की बात कर रहा है। इस प्राइस पॉइंट पे तीनों जन एक ही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं बेचना है। अगर बेचना भी है तो थोड़ा सा ऊपर का वेट कीजिए। तो 83 निकलता है, 87 तक का वेट कीजिए। तो बटन दबाने की जो वो खुजली है ना, उसको थोड़ा सा बर्नॉल, बीटेक्स ये सब लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है रिटेल इन्वेस्टर को। और क्वांटिटी कैलकुलेशन सीखिए। मैं गलत हो गया, अंबाला जी सही हो गए, अमित जी गलत हो गए, अंबाला जी गलत, कोई गलत कोई सही, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसा आपका लग रहा है, रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो बर्बाद आप होंगे। किसी को भी फॉलो कीजिए, क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करना स्टार्ट कीजिए और एक को फॉलो कीजिए। 2 बार वो गलत होगा तो 2 बार वो सही होकर आपका लॉस रिकवर करा देगा। लेकिन
ये होने तक जिंदा तो रहिए, क्वांटिटी कैलकुलेटर, रिस्क मैनेजमेंट तो कीजिए। मेरे ख्याल से इस चीज से बाकी दो लोग भी एग्री करेंगे, भले सिल्वर ये जो आपने मतलब उदाहरण के साथ एग्री नहीं करेंगे। नहीं सर, ये जो आपने अनेकता में एकता का उदाहरण दे दिया ना आज, अद्भुत है ये उदाहरण। एग्जाम्पल देने में सर एक बुक लिखिए सर आप इस पे, एग्जाम्पल्स पे, है ना। ये मतलब जो है आपने एक दोस्त बनाया है, दोस्त रहा नहीं। ये तो एकदम पे आधारित है सर, अब तो नहीं रहा। ये मेरे ख्याल से कोरोना के पहले की बात है, मतलब काफी परम मित्र था, नहीं रहा। और ये वाकई में एग्जाम्पल हुआ, हम लोग तमाम तरीके से समझा चुके थे। तभी मैं आपको बोलता हूँ, मेरे को लिकर बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन लिकर स्टॉक्स मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि आदत लगी तो वो छूटती नहीं है। तो ये सिंह स्टॉक्स जो हैं, ये हमेशा आपके पोर्टफोलियो स्टॉक होने चाहिए, ये मैंने वहां से सीखा था। वाह, चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त, और जो है कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके इसको, अगर हम 10-15 मिनट में जितनी जल्दी मतलब आप लोगों के लिए उपलब्ध करा पाए, इसको लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए, और जैसे अपलोड होगा आप लोगों के समक्ष हम इस पर राय रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और आज का पहला सेगमेंट मतलब दूसरा अब तो हो गया, दूसरा सेगमेंट शुरू करते हैं जिसमें हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के। बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स आज जो है हैं शामिल, एक एक करके उन पे बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे अमाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे इस सेगमेंट की का आगाज़ टाइटन के साथ शुरू करना चाहेंगे मैम। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स की शुरुआत, काफ़ी शानदार मोमेंटम, काफ़ी शानदार रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं टाइटन के, और अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर जो है टाइटन का रहा है नतीजों में भी। हालांकि उस तरह की रफ्तार नहीं है, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स यहाँ पर आई है। कंपनी का मुनाफा 48.5% बढ़ा है, इसको जरा करेक्ट करवा दी, 48.5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है, ये 0.485 दिखा रहा है। इसके अलावा रेवेन्यू में भी गड़बड़ी है, तो ये ग्राफिक्स हटा दीजिए, इसमें सब ज़्यादातर आंकड़े गलत हैं। तो रेवेन्यू जो है 40% बढ़ा है, 40% बढ़ करके 22,522 करोड़ रुपए आता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा में करीब 54-54% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। अब मैम इतनी रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग बनती है, क्या सलाह रहेगी आपकी टाइटन को लेकर के? कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस 4400 के नज़दीक तक के टारगेट दे रही हैं, सहमत हैं आप? आई अग्री विद दिस टारगेट बट नॉट एट द करंट प्राइस, पर एंट्री नहीं सजेस्ट करूंगी। ओवरबॉट है थोड़ा बहुत, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको भी कर देनी चाहिए। एंड कल भी कुछ इसी तरह का कोई स्टॉक आया था जिसमें रिजल्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग 44%, शायद उसका स्टॉक का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसके भी रिजल्ट अच्छे थे, ऊपर से फिर वो भी लुढ़का ही। सो टाइटन इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक, अ क्लियर स्टेटमेंट इज दिस, बट जितना सस्ता खरीदोगे आपके पोर्टफोलियो में उतना ही ज्यादा चमकेगा। तो फिलहाल के लिए अगर आप इसमें हो तो आप इसमें कितने दिन के लिए हो, दैट मैटर्स एक्चुअली। अगर आपका सिर्फ ट्रेड करने का विचार है, वो क्या प्रॉफिट, या फिर सिंपली एक स्टेटमेंट। और दूसरा ये है कि अगर आप इसको ट्रेड भी कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 4200 पर ट्रेलिंग होनी चाहिए। दूसरा सवाल ये आ सकता है कि क्या इस लेवल पर बाय करें, तो नहीं, मुझे यहाँ पर बाय करने से ज्यादा इंटरेस्टेड मैं रहूंगी कि जितना हो सके 4150 के आसपास मिलना चाहिए। सो और ये मिल जाएगा। तो आपका अगर बाइंग का व्यू है, वॉच लिस्ट में रखो, एड टू वॉच लिस्ट करके प्राइस अलर्ट लगा लीजिए, 4150 के आसपास जब आए तब खरीदिए। इट्स अ गुड स्टॉक फॉर द पोर्टफोलियो। बट अगर अभी आप देख रहे हो कि अब क्या करें, आज क्या करें, इट्स अ क्लियर प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि अपसाइड आपको 2-3 दिन का अगर मैं एक व्यू रख दूं आपके सामने, क्योंकि ट्रेड स्विंग ट्रेड 2-3 दिन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये 4500 के ऊपर जा रहा है इस हफ्ते या फिर 2-4 दिनों के अंदर में। सो अपसाइड की जो मूवमेंट है, जो रेंज है 2-4 दिनों के हिसाब से बहुत लिमिटेड है, तो रिस्क ज्यादा लगता है उसके हिसाब से। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग सस्ते में मिलेगा दोबारा से नीचे के भाव पर, कॉन्फिडेंस के साथ फिर से खरीदो, बट नजरिया इन्वेस्टमेंट वाला ही रखना। चलिए ठीक है, 2-3 स्टॉक्स जिन पे रिजल्ट्स आए पहले उस पर ही फोकस कर लेते हैं। आयशर मोटर्स की बात कर लेते हैं। आयशर मोटर्स के भी रिजल्ट्स आए हैं अंशुल सर, जरा देखिए आप। कंपनी के प्रॉफिट में 21% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रहा है, 23% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर भी जो है करीब 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। शेयर भी काफ़ी धुआंधार रफ्तार में है। अभी क्या नई खरीदारी की कोई जगह है, या फिर ये रैली पूरी होती दिखाई दे रही है? आपकी राय आयशर मोटर्स को लेकर के क्या रहेगी? 6.5% ऊपर। सर दोनों ही पे जवाब ना रहेगा। नई खरीदारी तो अभी नहीं बनती है, क्योंकि आज गैप अप के साथ चला है और बड़ी मूव हो चुकी है। और दूसरी चीज, रैली अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये रैली करीब 8400 तक जा सकती है।
5 महीने की टाइट रेंज से 10 मंथ मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट आया है, 8,500 तक जाना चाहिए। बट नई खरीदारी के लिए अब बहुत लेट हो चुके हैं। अगर आपके पास है तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई 7600 का ब्रेकआउट है, 7600 ही क्लोजिंग बेसिस पे आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। जब तक वो प्रोटेक्टेड है आप लॉन्ग रह सकते हैं। एशर मोटर्स को लेकर के निकल के आइए, तो यहाँ पर भी रखे नज़र 6.5% से ज़्यादा की मजबूती। सर आपसे राय जानना चाहेंगे, एक और रिजल्ट जो कि काफ़ी अच्छा रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल का। अपोलो हॉस्पिटल के भी प्रॉफिट में हमने देखा 35% की ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट में, ये 502 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू में 17.5% 17.5% की ग्रोथ देखने को मिली, 6,477 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का रेवेन्यू रहा। एबिटा करीब 27%, 26-27% के आसपास की मजबूती, और एबिटा मार्जिन में भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अपोलो हॉस्पिटल सर 4-4.5% ये भी ऊपर दिखाई दे रहा है, नतीजे अच्छे रहे हैं, और ये सेकंड हाफ जो है नतीजों का वो थोड़ा सा उत्साह बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार को लेकर के भी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में बहुत सारे रिजल्ट्स जो है वो हमने देखा था प्रेशर में देखने को मिल रहे थे। कैसे देख रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल के रिजल्ट्स को आप? विपुल जी, सबसे पहले तो निफ्टी में व्यू देना चाहूंगा, जो आज आप लिए नहीं, आपने सीधे सिल्वर ईटीएफ हाँ पे बात हाँ हाँ, कर दी। बिल्कुल दे दीजिए सर, बिल्कुल, जी जी। विपुल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक बाजार 25,580 के ऊपर है, अभी 25,980 का भाव चल रहा है, हम 27,000 के वेरी क्लोज हैं। हो सकता है 15-20 दिनों में टारगेट्स होते हुए नजर आए। इनफैक्ट अब आज के बाद से, कल और परसों से एक रैली ट्रिगर होते हुए देखें तो कोई भी स्टॉक अगर लिया हुआ है, अगर उसका ट्रेंड अप है तो आप उसमें थोड़ा 3-4% की और वृद्धि होने का वेट करिए। जो कोई फंसे हुए हैं और बाजार में बाउंस बैक आते हैं, क्योंकि जब बाजार भागना स्टार्ट होता है ओवरऑल, तब जो मरे मुरे शेयर होते हैं वो भी बाउंस बैक देना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी एग्जिट प्लान अभी से करके रख लीजिए। ओवरऑल 27,000 के पार एक बार मुझे लग रहा है, और बैंकिंग सेक्टर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा लग रहा है, क्योंकि कल भी हमने खबरें पढ़ी कि पिछले 8 साल के लोएस्ट एनपीए अभी बैंकों पीएसयू बैंक के नजर आ रहे हैं, और एसबीआई ने उस पर सोने पे सुहागा कर दिया है। तो बैंक निफ्टी भी एक बार 64,000 पॉइंट तक लगभग लगती है, 27,000 के पार निफ्टी लगता है। अभी अपन ने बात करी थी एशर मोटर्स की, तो इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला हुआ है 7600 रुपए का। मुझे लगता है कमिंग डेज में 8200 प्लस के भाव दिखने चाहिए। दूसरा आपने पूछा अपोलो का, अपोलो अभी सर 7540 के आसपास चल रहा है। अगर ये 7500 के आसपास 7470 के आसपास मिलता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, तो लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये भी आने वाले टाइम पे 8500 रुपए का कैंडिडेट है। 8500 रुपए का कैंडिडेट है अपोलो हॉस्पिटल, जरा स्क्रीन पर दिखा हाँ, दीजिए। ओवरऑल जब तक 7,000 के नीचे नहीं जा रहा है तब तक 8500 रुपए आराम से दिखा सकता है। 8500 रुपए आराम से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 4-4.5% की तेजी अपोलो हॉस्पिटल में बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा विपुल जी, जो 15-20 दिनों में पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये वो एक क्वार्टर में एक बार ही मिलती है, तो इसको मिस नहीं करना अपने दर्शकों को। आप सर बस बताते रहिए, ट्रेड मतलब जो है बिल्कुल हमारे दर्शक कमाते रहेंगे उसमें। सर जो भी चल रहा है उसको लेना चाहिए स्पेसिफाइड स्टॉप लॉस से। जब तक 25,580 का आंकड़ा निफ्टी में नहीं कटता है, 27,000 के पार, बैंक निफ्टी 64,000 के पार। बैंक निफ्टी 64,000 के पार, चलिए ठीक। निफ्टी जो है शानदार, निफ्टी का एक बार चार्ट दिखाइए। बैंक निफ्टी दोनों ही जो है धुआंधार तरीके से लोअर लेवल से रिकवरी यहाँ पर आती हुई। तो आप अपने दर्शक ये नहीं बोल सकते, आप अपने दर्शक ये नहीं बोल सकते विपुल जी कि मुझे किसी ने बताया नहीं। मूवमेंट अगर आ गई, स्टॉप लॉस नहीं कटा, टारगेट अचीव हो गए, तो आप अपने खुद जिम्मेदार होंगे एक्शन ना लेने की वजह से। ये मतलब बात सही कही आपने। यात्री अपनी मतलब जो है सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ये मतलब कुर्सी की पेटी बांध ले, कुर्सी की पेटी बांध ले, उड़ान के लिए तैयार है डेस्टिनेशन का वेट करे। हाँ, उड़ान के लिए तैयार है बाजार, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए, तो 3 हमने बातचीत की ऐसे स्टॉक्स जो कि आज के ट्रेंड में है, लेकिन जो है मजबूती साइड पे एक स्टॉक जो कि ट्रेंड में तो ज़बरदस्त है, लेकिन वो मंदी की साइड में दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे कुछ अच्छी खबरें यहाँ बननी शुरू होती हैं, कुछ ना कुछ झटका लग जाता है। अंबाला मैम BHEL यहाँ पर जो है सरकार मतलब अच्छा खासा रफ्तार पकड़ रहा था, सरकार ने कहा हिस्सा बेचेंगे, OFS के जरिए बेचेंगे। अब वो आएगा 8% नीचे डिस्काउंट पे, तो 5.5% की गिरावट तो आज आ गई है BHEL को लेकर के। 260-261 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहा ये भी जा रहा है कि 5% तक भी हिस्सा जो है वो बेचा जाएगा। आज से खुल गया ये OFS, और ये जो है 254 पे आएगा, तो ये उसके चलते जो है वो प्रेशर देखने को मिल रहा है 254 का। वो दोबारा जो है फिर से ये क्या 250 के आसपास आ जाएगा। जो लोग हायर लेवल पे 300 के आसपास बैठे हुए हैं, 300 के नज़दीक, या कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं, क्या करना चाहिए? और क्या अभी OFS पे ट्राई करें या फिर अभी BHEL में करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं?
ओएफएस में जब भाव दिख ही गया है कि उतने पर आएगा तो वो बहुत जायज है, और उसके इनफैक्ट थोड़ा सा और नीचे भी आ सकता है। तो करंट लेवल पर मत खरीदिए, ओएफएस का वेट ही करो, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये ऐसे स्टॉक नहीं है जिसको आप डेली डेली ट्रैक करें। मतलब एक बार ले लिया तो छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ के आपको ये कुछ दिन के लिए इसके साथ आपको रहना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, ताकि जो भी मूवमेंट है, पड़ा भी है तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा है, डिविडेंड तो दे ही रहा है। हालांकि डिविडेंड के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बट इसको समय चाहिए। तो फिलहाल के लिए अगर आप खरीदने का विचार कर रहे हो, ओएफएस का वेट करो, सस्ता और मिल सकता है, और वो ज्यादा नहीं, ज्यादा बचा भी नहीं एक्चुअली, लगभग 250-45 इसके आसपास भी मिल जाएगा आपको बीएचईएल। तो वहां पर खरीदने की कोशिश करिए आराम से। बाकी अगर एडिशन करने का विचार है तो वो रेट बहुत बहुत बढ़िया है, वहां से आपका रिस्क लिमिटेड बन जाता है। आप ये मान के चले कि आपको स्टॉप लॉस सिर्फ 235 पर ही मेंटेन करना है फिर, जबकि अपसाइड खुल जाएगी। और अपसाइड आप मान के चले कि लगभग 300 रुपए से लेकर के, अगर पूरे दिसंबर की बात, मतलब 26 की पूरी बात कर लूं, तो 300 रुपए इज द बेयर मिनिमम टारगेट जो मिलेगा हमको, और लगभग 370 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। पेशेंस रखो, देखो जैसा स्टॉक वैसे स्टॉक, आप उसकी चाल तो नहीं बदल सकते, तो स्टॉक को समझ लो अपने, स्क्रिप्ट को समझ लो अपने, उसके हिसाब से उसके, अगर आपको उसकी चाल समझ में आती है तो उसको पकड़ो, अगर नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। इट्स सिंपल। तो फिलहाल बीएचईएल सस्ते में मिल जाएगा, वहां खरीद लीजिए, पेशेंस होने की जरूरत नहीं है। और ये आपको पेशेंस रहने का एक दे रहा है कि आपको शांति रखोगे मेरे साथ तो मैं पैसा बना पाऊंगा, अदरवाइज नो। तो हाई लेवल पे जो लोग हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है ना? क्यों घबराना है? देखिए आपका स्टॉक में क्वालिटी है, आपने कोई ऐसा छोटा मोटा कोई कंपनी ऐसे उठा के अपने पॉकेट में भर नहीं ली है कि जिसमें ना इलिक्विडिटीज में बहुत सारी है, ऑपरेट हो रहा है स्टॉक, वैसा कुछ है नहीं। स्टॉक की इसकी ऑर्डर बुक देखिए, एंड ऑर्डर बुक के साथ साथ एक ये भी देखिए ना कि इसके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। मार्केट में बिजनेस तो आना है, तो क्या इसको मिलेगा ज्यादा? अगर बिजनेस है तो ज्यादा किसको मिल सकता है? क्या उसका अच्छा दावेदार ये है? तो इसका जवाब सीधा सा हाँ मिलता है। तो सिंपली बात है कि आपने जो ये स्क्रिप्ट है, ये समय की डिमांड करती है, और इसका मार्केट की पोजीशनिंग इक्विटी जो है अच्छी खासी है, और फ्यूचर में इसका जो दबदबा जैसे हमको बोलना चाहिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी बनते हैं, आप बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा, बट ये उसका एक अच्छा दावेदार है। अब इसका नेचर ही वैसे है कि आपको टाइम देना है, दैट्स ऑल। टाइम देना है। और इस बीच चलिए अगले शेयर पे बातचीत कर लेते हैं। अगला शेयर जो है हमारा वो है, हाँ कुछ कह रही मैम? हाँ, आज मैं ग्रो पर सिर्फ एक स्विंग ट्रेड देने के विचार पे हूँ। सस्ता नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा है, तो ग्रो में आई हैव चेंज्ड माय व्यू फॉर द स्विंग ट्रेडिंग ओनली। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं वेट करूंगी 135 के आसपास मिले तो, बट अभी के लिए इसके मोमेंटम को देखते हुए और इसके लोअर प्राइस रिजेक्शन को देखते हुए इट्स अ कॉल। आप इसको 175 178 पर आया है, 190 के टारगेट के लिए और 210 के लिए इसको आज खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगी 160 रुपए का क्लोजिंग बेस पर। तो ग्रो में एक ट्रेड बनता है, और जैसे ही टारगेट हो भी जाए छोड़ भी दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग प्रोबेबिलिटी बनती है। स्टॉप लॉस क्या रखे हैं यहाँ पर? 160 क्लोजिंग बेस्ड 160, क्योंकि जो ट्रेड हम कर रहे हैं जस्ट अ मोमेंटम ट्रेड, उसके हिसाब से उसका स्टॉप लॉस डिफाइंड है और छोटा भी है। चलिए, ग्रो में मोमेंटम बना है, इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए यहाँ पर सलाह दी जा रही है 190 210, 190 2010 210 और 190 दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। अभी 5.5% 6% की तेजी है, ये तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। 200 बड़ी रुकावट थी, माला मैम का मानना ये कि इस मोमेंटम में ये 200 का लेवल क्रॉस कर सकता है, तो ग्रो पे रखें नज़र। 160 का लगाएं स्टॉप लॉस, 17 रुपये नीचे, और यहाँ पर 190 210 दो टारगेट यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। तो ग्रो यहाँ पर एक बार फिर से ग्रो होता हुआ दिखाई देगा, अंबाला मैम का ऐसा मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक शेयर जिसपे कि आज ये भी गूगल के ट्रेंड में शामिल है, और वो है जेके टायर। जेके टायर 3.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ 590 के आसपास। सर, एक महीने में 17% का रिटर्न। अंशुल सर, आपका व्यू क्या है जेके टायर को लेकर के? अभी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है क्या? बिल्कुल रहना चाहिए सर। जेके टायर में हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो ब्रेकआउट आया है उसका टारगेट है 599, पहला 601 का आज हाई बना है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट ओवरऑल 103 हफ्ते का जो बेस ब्रेकआउट 524 रुपए से चला है, 600 तक का फर्स्ट मूवर मिल चुका है। अब यहाँ से पुल बैक 1020 50 मूविंग एवरेज कैचअप होता है, दोबारा बाई बनेगा, 700 रुपए तक का टारगेट मिलेगा। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है, पहला प्रॉफिट मिल रहा है, खा लीजिए, हजम कर लीजिए,
दोबारा से जब चलेगा तो 700 रुपए जाएगा। तो फ्रेश ट्रेड नहीं है, व्यू इंटैक्ट है। 600 का टारगेट, 599 का टारगेट कंप्लीट हुआ है। पुल बैक पे फिर टाइटनेस में बाई बनेगा ऑन टाइट रेंज। चलिए ठीक है, तो जेके टायर ये बात हो गई। एक शेयर जो कि आज का मतलब अच्छा मोमेंटम वाला शेयर है और वो है पीसीबीएल केमिकल। पीसीबीएल केमिकल में सर अमित सर आप देखिए जरा, अगर आपको मिल जाए तो, और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 0.9% की तेजी आज यहाँ पर है। 320 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीते 4-5 दिनों में खासतौर से यूएस ट्रेड डील के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। नतीजे जो है अच्छे रहे थे, जो है मतलब बाजार की उम्मीदों से अच्छे रहे थे, वैसे तो अच्छे नहीं रहे थे। आपका व्यू क्या है, चार्ट्स क्या कह रहे हैं पीसीबीएल पे? सर बहुत प्यारा सेटअप है इसका। ये लंबी अवधि के लिए अगर किसी को इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना तो लेना चाहिए इसको। अभी 318 रुपए के आसपास चल रहा है, 319 रुपए के आसपास। करंट मार्केट प्राइस से 295 रुपए तक और मोटा मोटी 300 रुपए के बीच में एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म मुझे ऐसा लगता है सर 670 रुपए तक बढ़ सकता है ये। यानी कि अपना प्रीवियस हाई इसका पहले 514 का था, फिर 581 का था। ये कटता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसको 3-4 साल होल्ड करना पड़ेगा। मैक्सिमम 3-4 साल हो सकता है, 1 साल में कंप्लीट हो जाए टारगेट। लेकिन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। करंट मार्केट प्राइस से 300 रुपए तक इसको स्लो एंड स्टडी एक्यूमुलेट कर सकते हैं 700 प्लस के टारगेट के लिए। चलिए ये बात यहाँ पर पीसीबीएल केमिकल पे निकल करके आई है। और अंबाला मैम, एक ट्रेड शायद आपके पास हो रहा है, उससे पहले संवर्धना मदरसन। ये पूरा सेक्टर काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन कर रहा है और आपका भी ट्रेड इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। पहला भी ट्रेड आपका उसी से जुड़ा हुआ था, ऑटो इंसल्ट्री से। संवर्धना मदरसन पे अभी क्या करें? अच्छा मोमेंटम बीते कुछ दिनों में बनता हुआ अब ये 135 के आसपास पहुंचता हुआ। अभी क्या करंट लेवल पे और ज़्यादा नई खरीदारी की भी कोई गुंजाइश है? और जिनकी पुरानी खरीदारी है, क्योंकि काफ़ी बार हमने इसको छोटे शेयर ऊंची छलांग में डिस्कस किया, जब ये 100 के भी नीचे था, तो प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना चाहिए? तो डिस्क्लोजर है, ये हमारे मेंबर्स के पास एक इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर अभी भी है और बहुत ही लोअर प्राइस से है, लगभग 110 के भाव से। जी। बाकी तो बीच में जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ऑप्शंस वगैरह में रहे वो तो रही थे, बट इक्विटी में भी कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर अभी भी है। सो इससे एक आउटलुक तो मिल ही गया है कि ये स्टॉक अभी भी अपनी मजबूती को, वैसे संवर्धन आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर भी मेरे ख्याल से लास्ट वीक भी हम लोग रिकमेंड किए थे और टारगेट भी हुआ, बट आगे का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। आप जो लोग इसमें हैं तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आप लेट हैं। आई मीन जो आने का प्लान कर रहे हैं आप उनसे लेट हैं जो ऑलरेडी इसमें हैं, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हो रहा है और ये एक्सटेंड होगा। सो यहाँ से जो पॉसिबल और टारगेट्स बनते हैं, मैं जो भी लोग इसमें ऑलरेडी पोजीशनड हैं, आई वुड रियली सजेस्ट होल्ड दिस। इट हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल कि आपको ये निराश नहीं करेगा। 145 से 155 का ये अगला पड़ाव है इसके लिए, जहां पर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर। वहां पर थोड़ा समय जरूर बिताएगा 145 155 की इस रेंज में, और अभी 134 ही आया है सिर्फ। तो उसके बाद इसको जो चेस करना है, इन माय ओपिनियन 200 का भाव टारगेट करना है, और ये पूरे साल भर का नजरिया मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। सो पॉजिटिव आउटलुक है, इन्वेस्टमेंट के लिए, मिड टर्म के लिए भी ठीक है, करंट भाव पर खरीदने वालों के लिए, या फिर जो लोग पहले से आकर इसमें बैठे हैं, फॉर एवरीबडी इट इज द स्टॉप लॉस इज 120। तो आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलिए या फ्रेश स्टॉप लॉस बोलिए। 120 का स्टॉप लॉस लगा करके करंट भाव पर खरीदारी का व्यू है। 145 155 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट स्ट्रेट आप 200 का ही पकड़ के चलो, लेकिन वो आपको मिलेगा बाय द दिसंबर 2026। दिसंबर तक के लिए टारगेट है। चलिए मैम, जो आपका ट्रेड है जरा संक्षिप्त में। अच्छा पहले अंशु सर का टाइम हो गया है। अंशु सर टाइम है आपके पास या फिर डिस्क्लोजर क्या देना चाहेंगे? और एचईजी पे अगर आप व्यू, तो आप काफ़ी बार उदाहरण दे चुके हैं और आज के गूगल ट्रेंड में शामिल है ये एचईजी का शेयर, तो मैं चाहूँगा उसके उदाहरण के साथ आप जो है मतलब उदाहरण नहीं, उस पर राय के साथ, क्योंकि अच्छा 4.5% नीचे है और गूगल के ट्रेंड में शामिल, आप इस पे टिप्पणी के साथ अपना डिस्क्लोजर दे सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। जी सर फिर वही रिपीट करूंगा जो बार बार रिपीट करता हूं, बाइंग क्लाइमैक्स वाली चीजों से दूर हटना स्टार्ट कर दीजिए, उनमें ब्रेकआउट्स प्ले करना बंद कर दीजिए। अगर आपने 63 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट प्ले किया है एचईजी में, या फॉर दैट मैटर ग्रेफाइट में, या फॉर दैट मैटर रेलवे डिफेंस में प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हाथ फिर ऐसी ही डिसअपॉइंटमेंट लगेगी। इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो ये गलतियां करते रहेंगे। आज भी ब्रेकआउट फेल हुआ है, लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है। लॉन्ग लिक्विडेशन में
4 508 से 490 का पहला टारगेट है, वो निकलता है तो अनमिटिगेटेड लेवल 454 ऑड लेवल्स पे है, वहां तक भी नीचे जा सकता है। ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। ये वो स्टॉक्स हैं जहां बाइंग क्लाइमेक्स हो चुके हैं, होना ही नहीं चाहिए। नए स्टॉक ढूंढिए, नए बेसिस ढूंढिए जहां पे बेस ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, वहां पे पैसा बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। या तो फिर बीटेन डाउन काउंटर्स ढूंढिए जहां पे बाउंस बैक अच्छे बन रहे हो, तो आपका कुछ पैसा बन सकता है। बट इन नेम्स में ब्रेकआउट्स नहीं प्ले करना है। फिलहाल 508 490 की जोन टेस्ट हो रही है, उसके बाद 450 के आसपास तक आ सकता है। बाकी जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं सर, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और अपने क्लाइंट्स को भी वही सलाह दी है, तो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय शेयर करने के लिए। अंबाला मैम, आप अपना ट्रेड फटाफट बताइए। जिस मैम आई थिंक रिको ऑटो दे दिया है। अच्छा नहीं हुआ है ना, ठीक है, ओके फाइन। रिको ऑटो अभी हम लोग 135 से 37 मिल गया है, हो गया है अभी। बट डिस्क्लोजर ये हमने मेंबर्स को भी ये ट्रेड रिकमेंडेशन के तौर पर दिया है, तो सिमिलर व्यू जो है अपनी कम्युनिटी में भी हम लोग शेयर करते हैं जहां पर पॉसिबल हो। जी, टारगेट क्या रखे हैं? तो रिको ऑटो यस अभी खरीद रहे हैं, अगर आप इसको करंट प्राइस विच 137, तो 155 इज द वेरी फर्स्ट टारगेट जो इंट्राडे में भी हिट होने के चांसेस है। बाकी अगर आप इसको रखना चाहें तो आप इसको 170 और 250 के लिए, अब दोनों टारगेट में बड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मुझे ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक लगता है, और जो आउटलुक मैं ऑटो एंसिलरी सेक्टर्स में लेकर, इंडस्ट्री में लेकर चल रही हूँ, उसकी वजह से एक्सटेंडेड वाले जो टारगेट्स हैं वो थोड़े बड़े हैं। तो अगर आप 155 170 ही देख रहे हो, एक महीने का व्यू इज इनफ। लेकिन अगर आप 250 के लिए रुकना चाहते हो तो थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ा लेना ताकि शांति से स्टॉक को होल्ड कर सको। रही बात स्टॉप लॉस, तो 115 रुपए का क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस है। इन बोथ द केसेस ट्रेड कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको कंसिडर कर रहे हैं। चलिए, तो ये बात है। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम? 115। चलिए, 115 का स्टॉप लॉस इसका आपकी स्क्रीन पर। 155 मैम का मानना है कि आज इंट्राडे में भी अचीव हो सकता है, तो यहाँ पर रखिए नज़र आप। बाकी अगर आप इसको होल्ड करके ले जाते हैं तो यहाँ पर मध्यम अवधि में 170 1250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए 138 के आसपास ट्रेड करता हुआ 8.5 पौने 9% की तेजी अभी फिलहाल रिको ऑटो में बनी हुई है। 137-38 के आसपास ट्रेड करता हुआ 155 170 250 ये टारगेट निकल के आए हैं। 115 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो रिको ऑटो एक और ट्रेड आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर निकल करके आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी के लिए चलते हैं यहाँ पर अमित जी के पास। अमित सर, एक स्टॉक जो कि हमारे उसके ट्रेंड में तो नहीं है गूगल के, लेकिन ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो हमारे दर्शक हैं उनके ट्रेंड में है और काफ़ी परेशान कर रहा है ये शेयर, और ये है सुज़लॉन एनर्जी। पहले भी आपसे कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन तमाम बातों का निष्कर्ष कुछ भी निकले पर ये शेयर अपने आगे नहीं बढ़ रहा है। ये मतलब पेशेंस की जो है ना, एक धैर्य की परीक्षा लेता हुआ। काफ़ी लोग कह रहे हैं क्या करें, अभी क्या करना चाहिए। जब ये 50 के आसपास पहुंचता है लगता है कि नहीं अब जान आने वाली है, फिर वापस आ जाता है। सर, इसमें सारे एनालिस्ट एक तरफ और मैं एक तरफ ऐसा हो गया हूँ, क्योंकि मैं 33 रुपए का टारगेट एक्सपेक्ट करता हूँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मुझे ऐसा लगता है अभी जो रैली ट्रिगर होने की एक्सपेक्टेशन है, इसमें अगर कोई बाउंस मिलता है तो इसमें एक बार एग्जिट प्लान कर लेनी चाहिए, क्योंकि यानी एकदम डेड स्टॉक टाइप का पैटर्न बना के रखा हुआ है। जब भी बाजार गिरते हैं तो ये सबसे पहले गिरेंगे 33 रुपए। आज नहीं, 1 साल में 1.5 साल में एक बार टेस्ट होना चाहिए। ओवरऑल तेजी इसमें तभी ट्रिगर होगी जब तक ये 55 रुपए के ऊपर निकल के क्लोज ना हो जाए, और 55 और बेस्ट पॉसिबल पुल बैक 52 रुपए तक का भी पॉसिबल है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर 52 रुपए पहुंचने के बाद भी इसका वीक ही रहेगा, और ग्रेजुअली स्लोली कब गिरेगा, कैसे गिरेगा, क्यों गिरेगा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 33 रुपए तक गिरने की अपेक्षा है मेरी। बहुत लोगों के दिल टूट जाएंगे सर इसको मतलब सुनने के बाद जो है। सर, दिलों का ख्याल करेंगे तो फिर पैसे कैसे बचाएंगे? वाह वाह वाह। चलिए खैर, ये बात यहाँ पर सुज़लॉन को लेकर के अमित जी की राय है, तो हर तरह की राय आपको हम दिलाते रहते हैं। और ये जो है बहुत लोग कहते हैं कि सर क्या करना चाहिए, कैसे, क्योंकि अलग अलग राय निकल के आती है। जैसे चैन की नींद तक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने सारे नाम से आईडी बनाई है, कह रहे हैं सर कोई बोलता है ग्रो को सेल कर दो, कोई बोलता है बाय कर लो।
कुछ दिन पहले प्रचित जी ने बोला था 160 पे बेचने के लिए, अब कहा जा रहा है खरीदने के लिए। सर देखिए ये राय तो हमेशा रहेगी जी। 175 के टारगेट के लिए मैंने ही बोला था 155 160 के आसपास एक्यूमुलेट नहीं मैं कह रहा हूँ कि लेकिन उस पर रचित जी की राय अलग है, तो वो मतलब लोग थोड़ा सा ये देखते हैं ना कि मतलब करें तो करें क्या। देखिए मैं आपको बताऊं, किसी एक को फॉलो कीजिए, एक जगह दो जगह वो हो सकता है कि कोई व्यक्ति सही साबित होगा, कोई व्यक्ति गलत साबित होगा, लेकिन बाकी जगहों पर वो जब आप ओवरऑल देखेंगे ना, जो भी यहाँ पर आता है उनके 10 में से 6, 7, 8 टारगेट जो है वो पूरे होते हैं। एक दो पे कई बार नहीं हो पाते, ठीक है, उनका फंडामेंटल व्यूज़ है अपना, वो मानते हैं कि फंडामेंटली उनको नहीं अच्छा लग रही है कंपनी, ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम है, जो प्राइसेस हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो फंडामेंटली देख रहे हैं। अभी सुजलॉन ही एग्जांपल है, मुझे वीक लगता है, बाकी सबको तेज लगता है। सबको तेज लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाली बात है, तो ये अलग अलग व्यूज हैं सर। आपको किसी एक को, सर दो लोग सामने ही बैठे हैं, एक तेजी में बैठे हैं, एक मंदी में बैठे हैं। अंबाला में सुजलॉन पे पॉजिटिव है, अंबाला में पॉजिटिव है ना हाँ देखिए अंबाला में पॉजिटिव है। तो ये बात है, तो ये आपको तय करना होगा कि आप किसको फॉलो। लेकिन हाँ, फिर ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस इनका लिया, टारगेट इनका लिया, एक राय उनके लिए, एक राय उनके लिए, तो वो थोड़ा सा फिर वो आपके लिए समस्या बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पे जरा बातचीत कर लेते हैं, सुजलॉन। लेकिन सुजलॉन पे मैं दूसरा व्यू भी ले लूँ क्योंकि काफ़ी क्वेरीज थी। तो सर एक तो 37 का व्यू आ गया मैम, और दूसरा आपका व्यू क्या है? सुजलॉन एज इट इज भी आप होल्ड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और 37 तो नहीं लग रहा, मतलब 33 बोल दिया उन्होंने, बताइए 37 आपको नहीं लग रहा, वो 33 कह रहे हैं राइट। तो देयर इज अ टाइम, हर चीज का एक कैप्ड है कि कितने समय की बात हो रही है। तो मुझे तो सिंपल से ये लगता है कि पहले 52 के भाव को टच करेगा, उसके बाद दुनिया जहां जाना है जाए, बट 52 इज वेरी एक्सपेक्टेड टारगेट। लेकिन इसके लिए अभी आप जो पोजीशन है होल्ड करके रखो, फ्रेश बाइंग, न्यू एवरेज, पहले भी वही व्यू था, अभी भी उसी पर है कि फ्रेश बाइंग और न्यू एवरेज करना है तो 42 का वेट करो, वहां पर ही एडिशन करिएगा। और अभी इसीलिए इसको थोड़ा गिरना है, लेकिन 33 का चांसेस कम लगते हैं। बाकी सबका एक एनालिसिस करने का एक दायरा भी है कि हम किस दायरे तक उसको देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, तो उस हिसाब से तो मतलब 42 पर मुझे लगता है कि वेरी मच इट्स वेरी लाइकली टू बाउंस। उसके बाद 52 आएगा और उसके लिए आप तैयारी करिए। चलिए, इस बीच जो है हमारा एक सेगमेंट अपलोड हो गया है, जाकर के उसको आप देख सकते हैं, और वो है सिल्वर ETF को लेकर के। सिल्वर ETF को लेकर के अभी जो हमने बातचीत की, इसमें अमित जी की एक टिप्पणी थी, अमित जी की तस्वीर नहीं लगी, मुझे लगता है कन्फ्यूजन हो गया, तो ये फाइनल अमित सर की भी इसमें तस्वीर लगवा दीजिए अगर संभव तो। चांदी में रिकवरी, जी हाँ, सिल्वर ETFs में आप क्या करें, इसमें अमित जी की भी राय है, इसमें अंबाला जी की भी राय है, इसमें अंशुल जी की भी राय है, सबकी राय सम्मिलित है, और ये सेगमेंट हमारा अपलोड हो गया है। सिल्वर ETFs को लेकर के आपके मन में भी कोई कन्फ्यूजन है तो जाइए, देखिए, अपनी टिप्पणी दीजिए। और एक टिप्पणी हम लेते हैं वोडाफोन पे, और उसके साथ इस सेगमेंट का समाप्त करेंगे। अंबाला मैम आप ही कंटिन्यू कर दीजिए वोडाफोन को लेकर के, इस सेगमेंट को समाप्त करने के लिए बताइए अभी क्या करें, धीरे धीरे करके दोबारा 11:30 के ऊपर आता हुआ। और ये इसके लिए कहीं ना कहीं जो न्यूज फ्लो बढ़ा है कि भारतीय ग्रुप ने इसमें थोड़े अपने स्टेक्स को बढ़ाया है, तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए सेंटिमेंट्स को बूस्ट करने का काम करेगा। हाउएवर एक और थ्योरी मेरे दिमाग में वोडाफोन आइडिया को लेकर के ये भी रहती है विपुल जी, कि मार्केट में डुओपॉली हुआ या 3 स्टॉक कंपनीज ऐसे हो गए, उस कंडीशन को कोई पसंद नहीं करता इन अ लॉन्गर पीरियड, और वो कहीं ना कहीं यूजर्स के लिए, एंड यूजर के लिए दर्दनाक कंडीशन को क्रिएट करती है। सो फॉर दैट नए एंट्रेंट्स को ला करके उनको संभालना, उनको बढ़ाना, ग्रो करना कहीं बेहतर है कि जो ऑलरेडी उसमें स्टेबलाइज्ड है उसको ही थोड़ा सपोर्ट करके, लगे हुए पौधा जिसकी जड़ें हैं उसको थोड़ा एक डंडे का सपोर्ट दे दिया तो वो जल्दी ग्रो हो जाता है, रादर कि हमें नए सैपलिंग, नए पौधे को लगाएं। सो वोडाफोन के केस में वही सिचुएशन मुझे लगती है फ्यूचर में, और उसी को मैं बेस मानकर आपको ये रिकमेंडेशन दे सकती हूँ अभी भी कि अगर आप आज खरीद रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो 9 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन अगर आप इस चीज को समझ के, इस हिंट को समझ के पैसा लगाने जा रहे हैं, तो पैसा थोड़ा कम भी लगाए तो चलेगा, बिकॉज जो परसेंटेज ऑफ रिवॉर्ड है वो कहीं ना कहीं बेटर होगी आपके लिए। सो इन्वेस्टर्स दोज आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट टुडे, उनके लिए आपका स्टॉप लॉस अब 200 दिन का मूविंग एवरेज इसके लिए अब यहाँ पर मेक और ब्रेक की कंडीशन पर आ गया है। सिंपल, बहुत क्लियर शब्द में इस चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक,
तो आप भी उसी के साथ रहिए कि 9 रुपए पर इसका क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस लगाइए। 11 रुपए 55 पैसे पर आया है एंड डू नॉट बुक योर प्रॉफिट बिफोर जब तक ये 13 रुपए पर नहीं जाता, वो आपके लिए पहले पड़ाव का टारगेट बनेगा, यानी पॉजिटिव आउटलुक है। एंड इसके बाद 15 रुपए का भी हम लोग वेट कर सकते हैं जून तक। बाकी इसके बाद की एक्सपेक्टेशन आपकी अगर है जो ट्रेंड के साथ आपकी आप उसको रख सकते हैं, तो आप इसको 1 से 1.5 साल का स्टॉक मान के चले फॉर द टारगेट्स ऑफ 24। चलिए, तो ये मुझे लगता है कि पूरी डिटेल में बातचीत हो गई। इस सेगमेंट को अब हम पूरे सेगमेंट को यहाँ पर ट्रेंडिंग स्टॉक्स को समाप्त करेंगे और अब जो है यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर, PSU सेगमेंट को लेकर के बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले 1-2 टिप्पणियाँ जरा दर्शकों की ले लेते हैं। सर, अमित सर, जरा कॉम्पटन गिव्स देख लीजिए कि कॉम्पटन गिव्स जो है हमारे एक दर्शक ने लिया हुआ है, वो जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, अभी करंट लेवल पे कॉम्पटन गिव्स कैसा लग रहा है आपको? आवाज आ रही सर आपको? यस यस, आ रही है सर। जी सर। 1 मिनट का समय लगेगा सर। जी सर, अभी तो बढ़िया पुलबैक वाली स्टेज में दिख रहा है और ये पुलबैक कंटिन्यू रह सकता है जब तक ये 221 रुपए के नीचे नहीं जा रहा है। ये पुलबैक मिनिमम 290 रुपए तक कंटिन्यू रह सकता है विपुल जी। इसमें अगर फ्रेश खरीदारी करना है किसी को तो उसके जोन निकल के आते हैं 257 रुपए के आसपास। 257 के आसपास मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। 237 का स्टॉप लॉस, शॉर्ट टर्म में 275 और 290 तक के टारगेट। ठीक। अंबाला मैम, एक प्राज को लेकर के आपकी कॉल थी, उसको लेकर के अभिनव तिवारी जी कह रहे हैं कि सर कल अंबाला मैम ने प्राज इंडस्ट्री में 380 450 तक के टारगेट भी बोले थे, मैंने 335 से बाय कर लिया। हालांकि उन्होंने 340 का पहला टारगेट दिया था। कह रहे हैं अभी कब तक होल्ड करें टारगेट के लिए, तो क्या व्यू रहेगा मैम? अब क्या यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिया है लेकिन इन्होंने, क्या व्यू रहेंगे मैम? 15% ऊपर लिया है मेरी बाइंग से। क्यों? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि तो ये आपने बोला था क्या कि मतलब अभी और नया खरीद लो 40 पे? हाँ, तो भाव तो अच्छा लेने की कोशिश करो। अब ऐसे, अब ठीक है, अब आपको ने ले लिया ऊपर, पहले 15-20% के प्रॉफिट पर आप अगर एंट्री बना रहे हो तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? वेल, ऐसी गलतियां मत कीजिए। कम से कम अपनी मर्जी से, वही बात है, मैं इसीलिए ना ज्यादातर रेंज देती हूँ कि कम से कम उस रेंज पर ही आपको खरीदना है। ऐसा नहीं कि, खैर, प्रज इंडस्ट्रीज का अगर जो मुझे आगे मूवमेंट लगता है इट्स पॉजिटिव। आपकी बाइंग महंगी है क्योंकि मेरी बाइंग 295-300 के भाव पर मैंने दिया था। अभी 340 कल का एक टारगेट था जो हिट हो गया कल एक दिन के अंदर में, दैट्स अ गुड थिंग। बट आपने खरीदी है 335 पर, गलत बाइंग है आपकी। अभी आपको करना क्या है कि थोड़ा सा प्रोविजनिंग रख लो कि 310-305 पर आएगा, वहां पर एडिशन करना। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो अगले टारगेट से 380-70 के और उसके बाद 450 के, वो अब समय लगेगा। मैंने उस समय भी एक्सप्लेन किया था। और ये देख चलो जरा कि 15% एक साल में रिटर्न मिलता है, आपको एक दिन में मिल रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट करना सीखो। इसको फोमो बोलते हैं विपुल जी, कि हाई रे निकल जाएगा। एक ही दिन में 50% स्टॉक नहीं चढ़ते, एक ही हफ्ते में 50% बहुत रेयर होता है। एथर एनर्जी थोड़ी है, कभी कभी एक मूवमेंट आता है, लेकिन हमेशा नहीं आता। तो आप देखो कि कितने समय में आपको क्या मूवमेंट मिल रही है। सेम चीज का आउटलुक अगर मैंने आपको 6 महीने के लिए दिया है तो आप उसमें डिप का वेट करिए ताकि आपका अच्छी एंट्री मिले और अच्छा भाव भी मिले। फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एवरेजिंग आपको 310-5 पर करनी पड़ेगी फॉर द टारगेट। चलिए, ठीक। यानी आप शुरू करते हैं अगला सेगमेंट, और अगले सेगमेंट को लेकर के जो है हम बात करेंगे PSUs को लेकर के। 1-2 सवाल हमको लेने पड़ेंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर से भी हैं, क्योंकि कई सारे सवाल जो है मेटल में जो है काफ़ी सारे सवाल हैं। मेटल से ही शुरू करते हैं। तो अमित सर, हिंदुस्तान कॉपर पे आपकी राय जानना चाहेंगे। और मैम जरा आप अभी कॉपर पे दोबारा आएंगे, सॉरी मेटल पे दोबारा आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले BCCL को लेके काफ़ी सारी क्वेरीज भी हैं हमारे पास। प्रगति जी आपसे पूछना चाह रही हैं, जरा आप BCCL देखिए, लेकिन पहले हिंदुस्तान कॉपर। विपुल जी, हिंदुस्तान कॉपर ने अभी रिसेंट लो टेस्ट किया 555 रुपए का, और आई गेस लास्ट शो में हमने ये बात भी करी थी जब ये 625 रुपए के आसपास था कि भाई ये 560 रुपए तक गिर सकता है, और इसका एग्जैक्ट लो 555 रुपए के आसपास का, ये वहां से बाउंस बैक देखिए आज वापस से 595 रुपए पे ट्रेड करा रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये करीब करीब 3 से 6 महीने के एक्यूमुलेशन जोन पर जाएगा। ना ही 500 रुपए का लेवल कटेगा और ना ही 700 रुपए का लेवल कटेगा। तो ओवरऑल ये 6 महीने 1 साल प्रोबेबली 500 रुपए और 700 रुपए के बीच में लंबा एक्यूमुलेट कर सकता है, लेकिन जब बाद में ब्रेकआउट आएगा लंबे समय का तो 850 के पार
यानी कि इसको अगर एक्यूमुलेट करना है, अच्छा स्टॉक है, स्लो एंड स्टडी एक एसआईपी के तौर पर भी इस स्टॉक को रख सकते हैं। और अगर गिरता हुआ मार्केट 500 रुपए तक मिले तो आपको एड ऑन करते रहना है, डरना नहीं है। 800 प्लस के टारगेट हमें 1 से 2 साल में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं बीसीसीएल को लेकर के। बीसीसीएल में मतलब भारत कोकिंग कोल में मैम लिस्टिंग के बाद से एक जो मतलब सुस्ती आई, वो थोड़ा सा काफ़ी लोग पर पूछ रहे हैं कि भाई कब आएगी तेज़ी जो है। 40-41 पे खरीदने वाले भी काफ़ी रहे उस समय, लोगों को लग रहा था कि शायद ये भी 100 रुपये जाएगा। क्या सलाह रहेगी अभी, कितना क्या कब तक वेट करें इसमें? कितने लोगों ने भारत कोकिंग कोल पर मेरा पहला स्टेटमेंट भी सुना होगा कि आज खरीद रहे हो अगर तो 27 रुपए शुड बी द स्टॉप लॉस। तो 30% का स्टॉप लॉस था, जिसके अगेंस्ट में 35 वाज द वेरी फर्स्ट टारगेट। और एक स्टेटमेंट और दी थी कि ये जो स्टॉक है ये पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है, जिसमें कि आप एक मल्टीफोल्ड गेन की एक्सपेक्टेशन विद टाइम कर सकते हो। सो वही व्यू अभी भी इंटैक्टेड है। फ्रेश बाय करना चाह रहे हो 36, 35 जो भी रेंज अभी चल रही है इस पर, देन यू शुड बी रेडी कि आपका ट्रेडिंग वाला स्टॉप लॉस भी 27 है, विच इज अगेन अ वेरी फार फ्रॉम योर बाइंग करंट बाइंग लॉस बड़ा है। बट टारगेट यहाँ पर आपको ऑनवर्ड्स 55 to 70 के मिल सकते हैं। नजरिया आप रखिए 1 साल का, 1 साल में ये पॉसिबिलिटीज है। और वापस से ये जो दो थोड़ा सा हम यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग बोलिए या नमनेस, जो भी आपको उसका नाम देना है, इसके 2 कारण है और 2 कारण दोनों ही वैलिड और बहुत रीजनेबल आपको कारण दिखेंगे। नंबर 1, वैल्यूएशन आपको एक कंफर्ट जोन नहीं देती है। स्टॉक 100% की प्रीमियम लिस्टिंग पे था और अभी सिर्फ 45 के बाद भी अभी सिर्फ 36 ही आया है। दूसरी चीज, यूएसए के साथ में अगर हमारी कोकिंग कोल की डील होती है तो जो इंडियन कोकिंग कोल ऑलरेडी प्रोड्यूस करते हैं, माइनिंग करते हैं, उनकी डिमांड पर असर पड़ेगा। तो वो चीज प्राइस जो है उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करने वाला है। बट द गुड थिंग इज कि छोटे टिकट साइज वाला स्टॉक है, प्रीमियम वाइज अभी भी उतना महंगा नहीं है प्राइस वाइज की एनर्जी के, क्योंकि अभी भी इसकी मोनोपोली कंडीशन मार्केट में है, तो उसी का एडवांटेज है। मैं एक दूसरा इसका एग्जांपल ये देती हूँ कि मान लो ये स्टॉक अगर 200 का होता, 300 का होता, तो इतनी बुरी पिटाई होती ना कि हम देखते ही रह जाते। बट क्योंकि अच्छा खासा स्टॉक है, ब्रांड वैल्यू, मार्केट इक्विटी सब ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर इन 2 कारण की वजह से इसमें रहेगा। एंड एट मैक्स यू शुडंट बी होल्डिंग इट बिलो 27 एज अ स्टॉप लॉस। ठीक, चलिए यहाँ से आगे निकलते हैं। अच्छा, जो हम कह रहे थे कि कुछ एक मतलब प्राइवेट प्लेयर को भी बातचीत करेंगे सर, उसमें टाटा स्टील पे बहुत सवाल हैं, तो मैं चाहूँगा कि टाटा स्टील को लेकर के आप जरा अपना व्यू दें हिंदुस्तान कॉपर के बाद कि अभी टाटा स्टील में क्या करना चाहिए। अच्छा मोमेंटम बना है, 200 का लेवल क्रॉस किया है, आज थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है पर काफ़ी दिनों बाद ये अच्छा मोमेंटम आता हुआ। तो टाटा स्टील आप ले लीजिए, सेल पे मैम की राय जान लेते हैं, बताइए सर। विपुल जी, हम एक कोलेटरल डैमेज की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में कि अगर पूरा इंडेक्स गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो यूजुअली दूसरे स्टॉक्स भी जो नहीं गिरने वाले हैं वो भी उस मोमेंट पे गिर जाते हैं। उसी तरह से अगर पूरा इंडेक्स बढ़ता है आगे, जिसकी एक्सपेक्टेशन है अभी, तो ये सारे स्टॉक्स, अगर मैं टाटा स्टील की बात करूं तो एक बार मुझे ऐसा लगता है 220 रुपए का आंकड़ा आराम से टेस्ट कर सकता है उस केस पे। और दूसरा, अगर मान लीजिए 8-15 दिन बाजार यहाँ हॉल्ट करता है तो हो सकता है 200 रुपए और 205 रुपए की रेंज पर ये एक्यूमुलेट करे। तो यहां से 205 रुपए तक और 198 तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं 218 और 222 के टारगेट के लिए। तो एक अच्छा स्टॉक है, ये स्ट्रक्चर बढ़िया है, अभी तक कोई खराबी नहीं है। जब बाजार सारे बढ़ते हैं तो ये भी अपने टारगेट अचीव कर देगा। ठीक, सेल थोड़ा सा सुस्त रहा है बाकियों के मुकाबले, लेकिन अब जो रिकवरी आई है जिसमें 160, 162 के लेवल भी दिखाए हैं सेल ने। मैम आपका व्यू क्या रहेगा? अभी भी 161 के आसपास ट्रेड करता हुआ, ऑलमोस्ट फ्लैट है आज, आपका व्यू क्या रहेगा? अभी क्या करंट लेवल पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, पहला सवाल क्या? और दूसरा सवाल, जो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे लोअर लेवल पे, उनको कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? सेल में प्रॉफिट बुक कहाँ करें? ओके, प्रॉफिट बुकिंग 170-190 की रेंज में 2 टारगेट, ये अभी फ्रेश टारगेट्स है, मतलब पहले ये 170 का दूसरा टारगेट दिया था क्योंकि 160 का पहला टारगेट था। विपुल जी, आपके व्यूअर्स बहुत लकी है कि उनको अच्छे स्टॉक सही समय पर एंट्री मिलती है, एंड आई एम हैप्पी कि वो लोग प्रॉफिट बुक टाइम से करते होंगे। इस चीज के एक्सपेक्टेशन में आई एम हैप्पी। बट नाउ है कि आप जैसे एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं, तो इसमें तो कोई राय नहीं है। जी मैम। ठीक है, थैंक यू। इसमें थैंक्स सबसे बड़ा फ्रॉम क्रेडिट सभी विपुल की जी को तरफ से, जाता है। थैंक यू। इसमें मैं सबसे बड़ा thank you क्रेडिट, सभी। ये सब सारा श्रेय आप लोगों का ही है सर। इसमें मैं सबसे ये बड़ा पूरा- क्रेडिट विपुल जी और बोनस की टीम को जाता है, क्योंकि ये चुन चुन के लेके आते हैं, पूछते हैं हम लोगों से सवाल। अरे नहीं सर, और वो ये स्टॉक
आप लोगों का श्रेय है सर, आप लोगों की लोकप्रियता है, आप लोगों का एनालिसिस है। यस जी, हमारा मैम कंप्लीट कीजिए जी। तो सभी की तरफ से आपको थैंक यू, बिकॉज आप अच्छी तरह से काम करते हैं, बिकॉज यू ट्राई टू बी इन द ट्रेडर्स शूज इटसेल्फ। आप उनकी सीट पर जाकर के आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है, और इसीलिए शायद मुझे सटीक जवाब भी उनको मिलता है। हमारे अरे नहीं नहीं सर, हम कुछ नहीं है, आप ही लोग हम युद्ध मतलब लड़ रहे हैं, आप हमें गाइड कर रहे हैं अरे और नहीं, दर्शक नहीं, हमारे एंजॉय कर रहे हैं। असली असली योद्धा आप ही लोग हैं सर जी सर। हाँ, तो सेल में मैम 179 180 और जो अभी नया खरीद भी सकते हैं। नए खरीदने वालों के लिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करने की जरूरत है। वो है यहाँ पर 140 रुपए। अगर आप 162 पर आप खरीद रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देख रही हूँ, और वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे मजबूती अभी भी दिखती है, और डेली टाइम फ्रेम पर मुझे दिखती है अभी यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक। सो सिंपल स्टेटमेंट अगर देना है टू अवॉइड कंफ्यूजन, 161 पर अभी है, डोंट बाय। कोशिश करो आपको एज क्लोज टू 155 मिल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना बस, क्योंकि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 2-3% मैटर करते हैं। और यहाँ पर 155 के आसपास आपको मिलने के बाद मेंटेन स्टॉप लॉस है 140, क्लोजिंग बेस पर 145 का क्लोजिंग बेस पर 145 140 ये रेंज को ऑब्जर्व करना। इसके नीचे अगर ये क्लोज कर रहा है तो फिर इट्स नॉट योर्स। तो बहुत हद तक 140 का ही स्टॉप लॉस यहाँ पर, इससे नीचे का बिल्कुल भी नहीं मेंटेन करना चाहिए। और 175 रुपए से लेकर के 190 रुपए के टारगेट के लिए आप सेल में अभी भी रुक सकते हैं। मेटल्स में जो मजबूती है, कुछ स्टॉक्स ऐसे रह गए जिनका पूरा भी टारगेट्स नहीं हुआ है, एंड दिस इज वन ऑफ दैट। चल ठीक है, हम कोशिश करेंगे जो हमारे पास 6-7 मिनट बचे हैं उसमें कम से कम 7-8 स्टॉक जो है वो कम से कम 8-10 स्टॉक हम कवर कर लें, पीएसयूज के जितने ज़्यादा हो सके। तो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सर देखिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट के बाद रैली, अब थोड़ी सुस्ती, 265 266 कैसा लग रहा है? बीते 5 दिनों में 18%, एक महीने में 23% चला। इस सुस्ती में क्या नई एंट्री लें या फिर ये रैली पूरी हो गई? आपका व्यू अमित सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन। सर कल से शो में आएंगे अंबाला जी, और हम तो सिर्फ राधे राधे कहेंगे, और उसका लॉजिक आज डिफाइंड हो गया क्यों राधे राधे कहना है। विपुल जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन क्यों कहना है सर, क्यों? सर आप सारथी है ना, आप हमारे। अरे गुरुदेव, आप मतलब ऐसा मतलब जो है ना नई नई उपमाएं मतलब मत दीजिए, सब कुछ आप लोगों के भरोसे चल रहा है, आप ही लोग चलाइए कार्यक्रम को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। इमेज फ्रेमिंग का काम सिर्फ आपका ही नहीं है विपुल जी, और भी है यहाँ पर महारथी। अरे बस 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 मैं संभाल नहीं पाता हूँ इतने शब्दों को। जी अमित सर। सेल सर अभी 290 रुपए तक आराम से दिखता है। अगर किसी को फ्रेश एंट्री लॉन्ग प्लान करनी है तो 260 रुपए और 256 रुपए के बीच में कर सकता है। 290 रुपए इजीली अचीवेबल है। अगर 294 रुपए की ऊपर की क्लोजिंग आती है तो हम इसमें वापस से 325 रुपए तक के 325 रुपए तक के भाव देख सकते हैं। सर सेल में दूसरा देख रहा हूँ आप। हाँ, मुझे लग रहा है मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे मैंने सवाल आपसे किया है, सीआई। हाँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, ये मुझे लगता है पीसीआर में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। जी सर जी। तो 325 रुपए तक के भाव दिख सकते हैं सर। 260 258 56 के बीच में बाय करना है। 290 इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट, और अगर इसको होल्ड करना चाहते हैं तो 325 भी आराम से दिख सकता है। ओवरऑल जब तक ये 225 रुपए के नीचे नहीं जा रहा है तब तक अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। चलिए ठीक है, ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे बातचीत हो गई। मैम पावर ग्रिड देखिए, पावर में अब धीरे धीरे करके कुछ एक चुनिंदा शेयरों में थोड़ी सा दम जो है वो दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा आप पावर ग्रिड देखें। अमित सर जो, या पावर ग्रिड और एनटीपीसी दोनों कवर कर लीजिए मैम, थोड़ा फास्ट रखिएगा। आपका व्यू क्या रहेगा? फिर मैं पावर की बाकी कंपनियों के लिए सर के पास जाता हूँ। सर आप एनएचपीसी निकाल के रखिएगा मैम फटाफट जी। पावर ग्रिड अभी भी खरीदने लायक है मेरी नजर में। सिर्फ अगर आप थोड़ा सा प्रोविजनिंग रख ले, या तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख लो, या फिर थोड़ा सा प्लानिंग इस तरह से कर लो कि नीचे के भाव पर आए तो थोड़ा एडिशन कर सकें। इन बोथ द केसेस योर स्टॉप लॉस, अगर आज खरीद रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 260 का। करंट प्राइस है 295, एवरेजिंग का भाव रहेगा लगभग 275 का। तो ये एक व्यू है जिसमें कि पॉसिबल टारगेट और जो मिलेंगे, और इसलिए बोला है क्योंकि पावर ग्रिड आपके मेंबर्स को 250-60 पर मिल गया है ऑलरेडी, और 254 चल रहा है अभी, 295 चल रहा है अभी। यहाँ से एनर्जी में अभी भी मजबूती है। अपनी पसंद के स्टॉक अभी भी उठा लो, सिंपल स्टेटमेंट। और रही बात कि कहां से आपको इसमें टारगेट मिल सकता है, और तो 320 का एक अगला टारगेट है, टारगेट पड़ाव है। और अगला आप इसमें 355 के लिए, 355 के लिए भी होल्ड कर सकते हो। तो पावर ग्रिड करंट भाव पर खरीद के 275 पर ऐड, 260 का स्टॉप लॉस, 320 355 टारगेट। ठीक, एनटीपीसी भी मैंने आपसे सवाल किया था जी, खाली लेवल्स बता दीजिए फटाफट जी।
ब्रेक इवन पे आने वाला है ये जी ठीक है, recovery है फ्रेश लॉन्ग अगर करना है तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा स्विंग ट्रेड टाइप्स, जो कि रहेगा आपका 335 345 टारगेट यहाँ से अगर आप खरीद रहे हो 367 367 के पास आप खरीद रहे हो तो 380 इज द स्विंग ट्रेड टारगेट जो आप देख सकते हैं। और बाद में आप चाहें तो स्ट्रेच करके इसको होल्ड भी करो, मतलब रिकमेंडेशन तो ये है कि होल्ड करना 400 के लिए और 415 के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं अगले 2 और 3 टारगेट्स के लिए। तो अच्छे टारगेट्स इसमें बनने की अभी भी गुंजाइश है। फोमो बाइंग अवॉइड करो बट फिलहाल, और सिंपली मतलब इट्स अ गुड ट्रेड। अगर आप इसमें फोमो बाइंग, मैंने सिर्फ इसलिए बोला है कि ओवर क्वांटिटी मत करना, ये चलेगा धीरे चलेगा। ठीक, यह बात यहाँ पर निकल के आई है एनटीपीसी को लेकर के। चैन की नींद साहब कह रहे हैं विपुल सर वैलेंटाइन डे स्पेशल पिक बता दें, 14 फरवरी तक कुछ मुनाफा हो जाए, फोलियो थोड़ा सा लॉस में है, कैसे गिफ्ट दिया जाएगा, बहुत टेंशन है, ये चैन की नींद कब मिलेगी। तो मैम बहुत उन सारे युवा वर्ग के लोगों के लिए जो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ तोहफा देने चाहते हैं, उनके लिए 14 फरवरी के लिए 2-4 दिन के लिए कोई ट्रेड होगा तो बताइएगा जाते जाते। अमित सर आपसे भी ये रिक्वेस्ट है क्योंकि हमारे दर्शक ही डिमांड कर रहे हैं। और आपसे सवाल था मेरा एनएचपीसी को लेके। सर एनएचपीसी एकदम ऐसा स्टॉक है जो न टूटता है, एक रेंज पे रहता है, 74 रुपए के आसपास डिमांड लेता है, आई मीन उसमें बाइंग आ जाती है और 80-81 के आसपास उसमें सेलिंग आने लगती है। अगर कहीं धक्का मुक्की में 74 के आसपास मिले तो वहां पर लेना चाहिए 81 और 88 के टारगेट के लिए, लेकिन 88 आने की संभावना सिर्फ और सिर्फ 83 रुपए कटने के बाद बनेगी। तो ओवरऑल लोअर लेवल पे आया 74 रुपए 73 रुपए के आसपास, तो बाइंग करिए 80 रुपए 82 रुपए के टारगेट के लिए, वहां पर प्रॉफिट लेके वापस से आप इस तरह की 15-20 बार भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, विच इज क्वाइट पॉसिबल, बहुत इजी लग रहा है। मैंने 2025 से चार्ट देख रहा हूं मैं, 2026 तक का मेरे सामने चार्ट है, करीब करीब 10 बार इसने ऐसे कर चुका। अगर आप 5-5 7-7 रुपए भी कैपिटलाइज करते हैं तो हो सकता है 2 साल में आपका कॉस्ट जीरो वैल्यू का आपके पास एनएचपीसी का शेयर पड़ा रहे। तो इस तरह के स्टॉक में इस तरह की रणनीति काम में आती है विपुल जी। ठीक है सर, बिल्कुल। एनएचपीसी के बाद मैम जरा डिफेंस में दोबारा लौटते हैं, बीएल पे जरा व्यू लीजिए फटाफट, और एचएल पे सर आप जरा चार्ट खोल करके जरा एक बार बताइए क्या करना चाहिए। पहले मैम बीएल, ये नीचे भी नहीं जा रहा है अभी, क्या अभी भी मजबूत दिखाई दे रहा है क्या? यस, और अभी भी ये बाइंग लायक जोन है। इस ऐसी जगह पर जब आप इस तरह का एक पैटर्न प्ले कर रहे हो मजबूत स्टॉक्स में जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऐसे स्टॉक्स में जब आप ये पैटर्न फॉलो करते हो तो वहां पर आपका रिस्क इज वेरी मच कैप्ड, और वही आपके बीएल में है अभी। फ्लैग एंड पोल बोलिए, जो भी बोलिए, दिख रहा है कि अपसाइड के बाद ये ठहरा हुआ स्टॉक है, एंड जो इंडिकेट करता है, और जब ये मूवमेंट होती है तो ये इंडिकेशन देता है कि नई रैली, नई अपसाइड खुल सकती है। उसी को अगर आपको एनकैश करना है एट 437 इट्स अ बाय, एट 425 इट्स अ वेरी गुड बाय। नाउ स्टॉप लॉस अगर आपको मेंटेन करना है, जस्ट मेंटेन है एसएल एट 400 to 395 क्लोजिंग बेस्ड पर, एंड जो पॉसिबल टारगेट आपको दिखेंगे यहाँ से, आज भी खरीदार अगर कोई बन रहा है तो उनके लिए 470 एंड 510 आर द 2 टारगेट जिनको वो चेज कर सकते हैं। ठीक सर, आपका व्यू क्या होगा अब एचएल को लेकर के? और मैम एसबीआई एक लास्ट काउंटर रहेगा आज की इस चर्चा का, तो मैं चाहूंगा और बैंकों में अगर कोई राय हो तो बता दीजिएगा। जी सर, जी सर। एचएल डिफेंस वाला ना? हाँ सर बिल्कुल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। सर सेटअप एक्चुअली देखिए कैसा है ना, ओवरऑल अगर इंडेक्स को और स्टॉक मार्केट को देखें तो लगता है एक तेजी ट्रिगर होने की ब्राइट पॉसिबिलिटी है। प्रॉब्लम एक ही लग रही है कि जब तक ये डिफेंस और स्पेशली आईटी सेक्टर नहीं चलेंगे तब तक पूरा इंडेक्स दबा हुआ रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये रैली ट्रिगर होगी तब ये सारे काउंटर्स में स्पेशली डिफेंस और आईटी सेक्टर में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उस बाउंस बैक में अगर किसी के पास बहुत लंबी अवधि के लिए लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अवधि के लिए लेकर फंसा हुआ फील करता है तो एग्जिट प्लान करिए। ओवरऑल 3920 के नीचे लगता नहीं है, बाउंस बैक में 4300 और 4400 रुपए तक के रेट हम एचएल में देख सकते हैं। और अभी किसी ने पूछा वैलेंटाइन के हिसाब से कुछ है क्या? सर देखिए, अदानी के ऊपर बहुत सारी नेगेटिव खबरें आ रही है तो भी स्टॉक सस्टेन किया हुआ है, अभी 2222 के आसपास चल रहा है। 2180 से 2150 रुपए की रेंज पे मिले तो लेना चाहिए 2330 रुपए के टारगेट के लिए। ये तो अदानी इंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं ना सर? अदानी इंटरप्राइजेस। तो अभी एक बार फिर से बता दीजिए लेवल्स क्या? सर 2224 रुपए का भाव, 2222 रुपए का भाव चल रहा है। 2180 से 2150 की रेंज पर अगर मिले, नेगेटिव खबरों के चलते ये स्टॉक यहां तक गिर सकते हैं, यहां पर लेना चाहिए। 2140 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 2300 और 2330 रुपए के। तो ये बनाने में मदद कर सकता है आपका हैप्पी वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइन बनाइए अपना,
तो यहाँ पर जो लेवल्स बताए गए हैं उस लेवल का ध्यान रखते हुए ऊपर के टारगेट स्टॉप लॉस का रखे ध्यान। चलिए चलते सीधे 32 हो गए। मैम एसबीआई और बैंकिंग में कुछ अच्छा लग रहा है क्या? बैंक नहीं कवर हो पाए पीएसयू, लेकिन एसबीआई आज ट्रेंडिंग में फिर से आता हुआ, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? एसबीआई विपुल जी बार बार आ रहा है न्यूज में भी और आपके शो पर भी, लेकिन एक स्तर ऐसा आ जाता है जो ट्रेड के लिए फिर बहुत महंगा लगने लगता है। तो ट्रेड के हिसाब से मुझे अब ये महंगा लगने लगा है। सिमिलर जो नेशनल एल्यूमिनियम के लिए बोला था, वीडीएल के लिए बोला था, सेम एक्सपेंसिवनेस अभी दिख रही है। जिनकी तो पोजीशन ट्रेड है नहीं प्रॉफिट कर बुक कर पाओगे। लें। अभी आज प्रॉफिट बुक कर लीजिए और वापस अगर आपको ट्रेड के लिए ही खरीदना है तो वेट करो, कम से कम 1020 पर मिले तो। और रही बात आप एक इन्वेस्टर हो तो इसका जो टैग मेरी तरफ से इट्स ए पोर्टफोलियो स्टॉक, समझो इस बात को। इसकी बुक्स अच्छी है, इसका मतलब एक एक करके गिनाने का समय नहीं है, हाँ, बट बिल्कुल सही बात पोर्टफोलियो स्टॉक। सो इफ यू आर होल्डिंग विद द व्यू कि आपको पोर्टफोलियो के लिए रखना है, एक साल और रखोगे, होल्ड कर जाओ। लेकिन सिर्फ ट्रेड कर रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से और 10% चला जाएगा विदाउट 15% करेक्ट हुए, यू माइट गेट मिस्टेकन ओवर हियर। बुक कर लो प्रॉफिट। कोई और पीएसयू बैंक में अच्छा है आपका? कोई अभी इधर कोई व्यू है आपका? मुझे पीएनबी आज के भाव पर भी ठीक लग रहा है और सेंट्रल बैंक भी आज के भाव पर ठीक ही लग रहा है। तो अगर आपको पीएसयू में पैसा डालना ही है, पीएसयू बैंक्स में स्पेसिफिकली, सेंट्रल बैंक को देखिए 120-125 पर अच्छा है। सॉरी, पीएनबी को देखिए 120-125 पर अच्छा है। सेंट्रल बैंक को देखिए 37-38 पीएनबी के पे भाव टारगेट बता दीजिए अच्छा। मैम, लोग खरीद तो लेंगे फिर पूछेंगे बाद में टारगेट, तो इसलिए अच्छा सिर्फ लेवल बता दीजिए जी। ठीक है, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट के ही नजरिए से आपको, ट्रेड के मायने से भी इसमें आपको एक पहला टारगेट अभी चल रहा है 122 पर, 132 रुपए का पहला टारगेट एक्सपेक्ट करिए। देन अगर आप इसको होल्ड करें तो 150 के लिए भी भाव का वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा है यहाँ पर, सिर्फ 105 रुपए का, दैट्स इट। और अच्छा व्यू इसमें बन सकता है। सेंट्रल दूसरा जी सेंट्रल बैंक 36-37 करंट रेंज, दैट मींस बाई के लायक लगती है 36-38। और यहां से जो एक मूवमेंट आपको आराम से मिलेगा 41, 45 एंड 50, ये 3 टारगेट्स हैं जो आपको सेंट्रल बैंक में दिख जाएंगे। अभी बहुत ही छोटा सा रिस्क है यहाँ पर, आपको जस्ट 34 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये 3 टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन आराम से रख सकते हो। ठीक, तो चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को और कार्यक्रम को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है। और लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, जो हमारे सेगमेंट्स अपलोड हुए हैं उसके बारे में तो आपको फटाफट अपडेट दे दें। तो एक सेगमेंट जो के बारे में हमने आपको बताया, सिल्वर ईटीएफ्स को लेकर के हमने बातचीत की, वो अपलोड हो चुका है, उसको आप जा करके देखिए। और सिल्वर ईटीएफ्स में अभी क्या करें, चांदी में जो रिकवरी देखने को मिल रही है, बहुत सारे सवाल थे, तो इस पर जो है राय हमारे तीनों विशेषज्ञों की, ये देखिए अमित जी आ गए स्क्रीन पर, अमित जैन जी हैं, अंशुल जैन जी हैं और अंबाला जी हैं, वीएलए अंबाला जी। इन तीनों की राय आपको यहाँ पर सिल्वर ईटीएफ्स को लेकर के मिल जाएगी। एक हमारा 11:30 बजे अभी जो सेगमेंट 3 मिनट पहले अपलोड हुआ है कि इन शेयरों में अभी बने रहें खरीदार, क्वेश्चन मार्क के साथ कि किस में खरीदार बने रहना है, वो आप लोगों को तमाम ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के बातचीत हुई है। टाइटन, आशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल, बीएचईएल, ग्रो, जेके टायर, पीसीबीएल, संवर्धना, मदरसन, रिको ऑटो, सुजलॉन, वोडाफोन जैसे शेयरों में अभी क्या करें, डिटेल में हुई है बातचीत। तो यह जा करके देखिए, अपनी राय बिल्कुल अवश्य हमको बताते रहिए। और जो लोग सवाल कर रहे थे उनके सवाल नहीं ले पाए, और ये हमारा जो कार्यक्रम है 10 से 11:30 का, इसमें हम सवाल जवाब का सिलसिला थोड़ा कम रखते हैं। तो आप सवाल पूछिए दोपहर 1 बजे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि जी से सवाल पूछिए। 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पर भी हम आपको दिखाए थे। डॉक्टर रवि सिंह होंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। ये देखिए 9354027995। तो सवाल जो भी पूछे डिटेल में पूछे, और सब लोग लौट करके आइए, 1 बजे मिलते हैं, मिल बैठ करके आगे की रणनीति तय करेंगे। बाजार में रिकवरी क्या 26,000 के ऊपर जाएगी या नहीं, हमारी मतलब उम्मीदें तो हैं। अंबाला में हम बाकी सब लोग बना कर रहे हैं, देखिए ये ख्वाहिश पूरी होती है कि नहीं, देखते हैं 1 बजे। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों से बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अमित सर, आपका डिस्क्लोजर क्या रहेगा? और आप लोग इस तरीके से नैरेटिव सेट करते हैं। संजय कुमार धीर जी की टिप्पणी भी आ गई, कह रहे हैं विपुल जी, अमित जी, अंबाला बहन को सुप्रभात। कह रहे हैं अमित जी ये सारथी के साथ साथ हनुमान जी भी हैं, हम सबको संकट से बचाते हैं। तो ये जो अब टिप्पणियाँ हैं, अब दर्शकों की टिप्पणियों का सामना करना पड़ेगा। अमित सर, क्या डिस्क्लोजर? सर, जो भी स्टॉक्स के बारे में हमने बातचीत करी है, पर्सनल होल्डिंग कुछ भी नहीं है। हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों को सेम व्यू, सेम सेटअप शेयर किया हुआ हो। जो भी आप पोजीशन बनाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड दोनों को एनालाइज करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई ट्रेड लीजिए। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है। राधे राधे। राधे राधे। ये जो आपने फिर ये जो खेला शुरू कर रहे हैं, राधे राधे सर।
अंबाला मैम आपका व्यू क्या रहेगा? इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं अंबाला मैम रिको ऑटो में टारगेट क्या रखे उस समय? सर इसीलिए तो लिख करके दे देते हैं, टारगेट 155 170 के दिए गए हैं छोटी अवधि के लिए, मीडियम टर्म के लिए 250 के टारगेट है, वो ध्यान रखें। डिस्क्लोजर मैम। ठीक है, तो एक स्टॉक है देने का ठीक चलिए है, मैम कल बोल दीजिए, बात बहुत करते हैं, फिर कल मुझे बात- बाद में डांट पड़ती, ठीक है। पैनल प्रोड्यूसर साहब डांटते हैं और हाँ हाँ जी, हाँ, बाद बता में दीजिए, चलिए, बहुत सारे स्टॉक्स वैसे भी ऑलरेडी हो चुके हैं, सो लेट इट बी। बोल दीजिए बोल दीजिए लेकिन बोल जाते दीजिए। जाते 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 क्या कह रहे हैं, कुछ शेयर है जी? यस, हाँ बताइए मैम। जी मैम बहुत तो जिन्होंने ये बोला है ना कि वैलेंटाइन के ऊपर कुछ गिफ्ट वगैरह करना है, तो उसी समय ये चीज समझ ध्यान में आया कि ये जमता है आज की मार्केट में। जी बताइए तो बताइए। स्टॉक मार्केट एटीएम नहीं, जो रोज कैश निकाल कर ले आए। स्टॉक मार्केट एटीएम नहीं, जो रोज कैश निकाल कर ले आए। ये खेत है धैर्य का, जो समय से अपने फल लाए। वाह तो आप लोग बहुत शानदार मैम, ऐसे ही शेर व शायरी शानदार शानदार आप लेकर के आइए, बढ़िया बढ़िया शेर जैसे आप बता रही हैं बताते रहिए, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ कार्यक्रम करके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ कहना चाह रही मैम? एंड बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन इसके साथ एक स्टॉक है जो कि 2-4 दिन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, विच इज नारायण हृदयालय। 1850 पर चल रहा है विपुल जी, अ गुड पोटेंशियल। यहाँ से 1930 से लेकर के 2500 का भाव मुझे दिखता है नारायण हृदयालय में, जो हम आज के भाव पर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। स्विंग ट्रेड 2-4 दिन के हिसाब से भी ठीक है, 1930 आ सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ हमको 1710 का मेंटेन करना है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड वेरी लाइकली चांसेस कि जो व्यू स्टॉक्स के बारे में हमने यहाँ रखा है, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो मेंबर्स हैं, उनके पास भी इस तरह की रिकमेंडेशन शेयर की गई हो। बाकी एज फार एज इज माय पर्सनल पोर्टफोलियो, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर। कोई ऐसा स्टॉक नहीं था जो मैंने रेकमेंड किया और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में अभी है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।